करी थी प्रॉपर, ये मैंने बताया था कि इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन आता है नए पैटर्न में, पहले पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, अब ऐसे पूछने लग गए हैं, और यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। लगभग वन लाइनर चीजें मैंने क्लियर कर दी थी। सेकंड क्लास में अपन ने देखा था कि व्हाट इज लाइव स्टॉक, पशुधन क्या होते हैं, और इस एनिमल हस्बेंड्री मैनेजमेंट में क्या होता है, कंप्लीट चीजें हमने देखी कि पशुधन होता क्या है, पशुधन क्या होते हैं, पशुधन किसे कहते हैं, और इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। तो हमने पढ़ा था इसमें मिडल साइज एनिमल होते हैं, एक बिग साइज एनिमल होते हैं, एक स्मॉल साइज एनिमल होते हैं, बड़े पशु, छोटे पशु और छोटे मध्यम आकार के। उसके बाद में हमने पढ़ा था इनके उद्देश्य पढ़ा था, और जो भी इससे संबंधित टर्मिनोलॉजी थी, शब्दावली थी, वो इतने दमदार तरीके से बिल्कुल ट्रिक से हमने क्लियर कर ली थी, किसी के कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। चेतन गुड इवनिंग, प्रियंका रुंडला गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मेरे को नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन बचा होगा, और इससे बेस्ट क्लास एनिमल की कहीं पे आपको मिलेगी। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट क्लास में हमने देखा गाय का जो चित्र बना के मैंने बताया था कि गाय में पॉल किसे बोलते हैं, सींगों के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, पॉल बोलते हैं। डेवलप किसको बोलते हैं, डेवलप, और सबसे अधिक विकसित डेवलप किस में पाई जाती है, डेवलप का मतलब होता है गलकंबल, गलकंबल जो कि साहिवाल में पाई जाती है। अपन ने विथ डायग्राम ये चीजें डिस्कस की थी। और स्विच किसे बोलते हैं, स्विच, स्विच कौन सी गाय में पाया जाता है, स्विच का मतलब होता है गाय की जो पूंछ होती है, पूंछ के निचले सिरे पे जो बालों का गुच्छा होता है उसको स्विच बोलते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी, जैसे गाय के जो दोनों आगे वाले पैर हैं उनके बीच में आपको उठा हुआ स्थान मिलता है, उसको क्या बोलते हैं। गाय में जो कुबड़ पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, हम्प, HUMP, हम्प। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि सबसे सुविकसित हम्प किसकी पाई जाती है, तो वही हो गया लोट पलोट तुम तो ऐसे नहीं करना, बिल्कुल ट्रेंड के हिसाब से अपन चीजें पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन अपना बाहर नहीं जाने वाला। एनिमल की तो मैंने वैसे ही तुम्हें गारंटी दी है कि 20 में से 18, 19, 20 इन तीनों में से अपना रेशियो रहने वाला है। जो भी फार्मर्स क्लब से पढ़ रहे हैं या तो 18 सही करके आए या 19 या 20, इन तीनों में से ही करके आएगा, 17 का नाम नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा था, गल कंबल को अपन क्या बोल रहे थे, डेवलप बोल रहे थे, खुर को क्या बोल रहे थे, पूंछ के हिस्से को क्या बोल रहे थे। और एक सबसे तगड़ा क्वेश्चन जो हमने देखा था, जो मेरे को याद है और बहुत मजेदार मेरे को लगा था, कि जब गाय के अंदर, पशुओं के अंदर जब अपन पढ़ते हैं उनमें मेटाबॉलिक डिजीज जो पढ़ते हैं, उपापचयी रोग जो पढ़ते हैं बेटा, उनमें अपन ने एक रोग देखा था, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर रोग होता है। और मेरे को ये बताएगा शिव कुमार बताएगा मेरे को कि जब अपन ने पढ़ा था, मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि जो गाय है, अपनी गाय का जो अयन है, अयन हो गया, ये हो गए उसके थन, और अयन ये पीछे का पैर हो गया, ठीक है, ये पूंछ हो गई है ना, और ये बीच में नाभि हो गई, और नाभि के पास में जो लटकती हुई थोड़ा सा वो रहता है त्वचा, उसको क्या बोलते हैं, प्लस यहाँ की जो जगह थी उसको क्या बोलते हैं, ये पीछे का हिस्सा आ गया, ये पूंछ आ गई, पूंछ के जो पीछे का सिरा है इसको बोलते हैं स्विच। तो ये जो जगह थी उसको क्या बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन ये बना था बेटा। और अब की बार बहुत ज्यादा चांस है कि इस साइड तो मैंने बताई दी थी, पर उस जगह को क्या बोलते हैं कि वहां पे गाय जो है मिल्क फीवर रोग में लक्षण प्रदर्शित करती है, तब उसकी तरफ मुंह कर लेती है। एक शब्द मैंने बताया था, तो जिन्होंने जो क्लास देखी समझ में आ गया होगा। चलो कोई नहीं, आज की क्लास में अपन 3 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, और इस तरीके से क्लियर करने वाले हैं कि आपने सोची नहीं होगी। ठीक है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं पशुओं को चयन की विधियां। बेसिक सारी नॉलेज अपने देख ली, अब देखते हैं यहां से पशुओं के चयन। अब चयन को मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ बेटा, चयन या वर्ण करना। अपन नहीं पढ़ते क्या, किसी का वर्ण कर लेते हैं, किसी से कोई चीज ऑब्जर्व कर लेते हैं, किसी से वर्ण कर लेते हैं, किसी से कोई चीज ले लेते हैं। और चयन भी वही होता है, सिलेक्शन होना या चयन होना। कोई अपने को ले लिया मतलब अपना सिलेक्शन उसने कर दिया, उसने अपना सिलेक्शन कर दिया। एक सेकेंड में तुम्हारे कमेंट्स भी देख लेता हूँ। गुड इवनिंग दिलीप, गुड इवनिंग तारामणि, गुड इवनिंग, राधे राधे। ठीक है, तो पशुओं का चयन, वर्ण, या फिर मैं क्या कह सकता हूं, इसको सिलेक्शन भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं बेटा, सिलेक्शन भी कह सकता हूं, सिलेक्शन। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं टॉपिक आज, और बहुत मजेदार टॉपिक है। यहां से एक क्वेश्चन आता है, कभी गलत नहीं होगा, कि पशुओं के चयन, वर्ण या सिलेक्शन की विधियां, मेथड्स ऑफ एनिमल सिलेक्शन। ठीक है बेटा, तो चयन जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि चयन क्या होता है, किसी झुंड में से। अब झुंड का मैंने पहले ही बता दिया एक क्लास में कि झुंड को क्या कहते हैं, गाय और भैंस के झुंड को क्या कहेंगे, समूह को, समूह या झुंड को हेड कहेंगे। बकरी के झुंड को क्या कहेंगे, भेड़ के झुंड को क्या कहेंगे, ऊंट के झुंड को क्या कहते हैं, टोला।
ऊंट का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं? टोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टोला। समूह या झुंड जो होता है ना उसको क्या बोलते हैं? टोला। गाय भैंस भेड़ बकरी का मैंने आपको बता दिया, चलो सुअर का भी मैंने आपको बता दिया क्लास में। अभी अपन बात कर रहे हैं कि चयन किसे कहेंगे। तो मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूँ, फर्स्ट क्लास में भी मैंने ऑलरेडी बताया था ये, फिर और भी बता देता हूँ मैं आपको कि चयन किसे कहेंगे। किसी झुंड में से अपने इच्छा के अनुरूप अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाले पशु को चुनना। अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाले पशु का चयन, पशु का चुनना क्या कहलाता है? चयन या वर्ण कहलाता है। चयन या वर्ण कहलाता है। अब ये एक झुंड है बेटा, समझना, थोड़ा सा बेसिक सी चीजें मैं समझा देता हूं। ये एक झुंड है, इसमें 20 भैंसें खड़ी है, इसमें से 20 भैंसें खड़ी है, ठीक है। सबके अलग अलग क्या है? इनकी योग्यताएं हैं, इनका करेक्टर है, इनके गुण हैं। गुण भी दो प्रकार के होते हैं, लक्षणात्मक और मात्रात्मक। उनके बारे में बात करूंगा। क्वांटिटिव गुण होते हैं एक तो होते हैं क्वांटिटिव, ठीक है, और एक क्या होते हैं अपने फिनोटाइप, लक्षण और मात्रा। दो चीज होती है, लक्षण और मात्रा। इसको भी समझना, जब आगे भी विधियां पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। राधे राधे दिलकुश, राधे राधे, ठीक है। 20 भैंसें खड़ी है, सब भैंसों का अलग अलग है। मैं भैंस लेने गया हूं, ये तो हो गया आपके विकास सर, मतलब मैं, और ये हो गया अपना दिलखुश। मैं और दिलखुश भैंस लेने गए हैं। दिलखुश गांव में रहता है, मैं सिटी में रहता हूं, सपोज दैट। मतलब मैं इसलिए समझा रहा हूं कि मेरी और दिलखुश के उद्देश्य जो हैं इस भैंस को लेके, वो दोनों के क्या हैं? अलग अलग हैं। और ये एक झुंड है, इसमें से अपने को उद्देश्य के हिसाब से चुनना है। मैं सिटी में रहता हूं, मैं ऐसी भैंस चूज करूंगा कि यार ऐसी भैंस हो जो अकेली रह सके, खूंटे पे ज्यादा घूमे नहीं, धूणी नहीं दे, ठीक है, ज्यादा रंभाए भी नहीं, और कम जगह में सुटेबल हो जाए, ज्यादा बीमार भी नहीं हो, गर्मी भी सुटेबल कर सके, और सबसे मेन चीज खूंटे पे बंध के रह जाए एक जगह, चरने नहीं जा पाएगी सिटी में, और मैं तो हरा चारा भी नहीं दे पाऊंगा, तो वो सारी वो भी खा ले और मुझे 5 लीटर दूध भी दे दे। ये क्या है? मेरा उद्देश्य है। और सबसे मेन चीज, मेरा जो फाइनेंशियल जो बजट है उसमें भी वो आ जाए। तो मैंने उस हिसाब से एक भैंस इसमें से चूज कर ली, उसको मैंने क्या कहूंगा? चयन, सिलेक्शन या वर्ण कहूंगा। अब क्या है, दिलकुश का उद्देश्य अलग था, ये गांव में रहता है, इसको ऐसी भैंस चाहिए, सस्ती हो, रंग रूप कोई खास नहीं, सींग कैसे भी हो, उसके पूंछ कटी है, कोई दिक्कत नहीं, दबा के दूध दे, और शाणी हो, मतलब स्वभाव उसका शांत हो, घूम फिर के आ जाए, चर के चारों तरफ खुली चर के आए, पशुओं से लड़े नहीं, और शांति से आ जाए और दूध दे दे। तो दोनों के उद्देश्य अलग है। मेरा बजट 50,000 था, दिलकुश का बजट 30,000 था। तो दोनों ने अपने उद्देश्य के हिसाब से अपनी पूर्ति करने वाले पशु को उस झुंड में से चुन लिया। उसको कहते हैं सिलेक्शन, वर्ण या चयन। अब साथ के साथ इसके एक चीज आती है, इसका उल्टा अपोजिट जो है उसको बोलते हैं अपन क्या क्या बोलते हैं? कलिंग। क्या बोलते हैं बेटा? कलिंग। कलिंग। कलिंग क्या होता है? चुने हुए पशुओं को या झुंड में से किसी एक पशु को चुनना। तो क्या होता है? झुंड में से एक पशु को अपन ने लिया है, उसको क्या कहते हैं? सिलेक्शन, वर्ण या चयन। अब चुने हुए पशुओं में से किसी एक को निकाल दिया, उसको क्या कहेंगे? कलिंग। क्या बोलेंगे? कलिंग या निष्कासन। कलिंग या निष्कासन। अब सुनना, इसको कलिंग क्यों करते हैं? मेरा डेयरी फार्म है, मैं ऐसे एक एक भैंसे चूज कर करके मैंने 20 भैंसे बांध रखी है, 20 भैंसें बांध रखी है। अब एक भैंस ऐसी है जो मेरे उद्देश्य के हिसाब से नहीं चल रही, वो बीमार हो गई है, या फिर वो दूध देना बंद कर दी है, या उसका बछड़ा मर गया है, या फिर वो लात फेंकने लग गई है, या उसका दूध उत्पादन कम हो गया है। तो मैं क्या करूंगा? इनमें से एक को बाहर कर दूंगा। मैं क्या करूंगा बेटा? इनमें से एक को बाहर कर दूंगा। और जो बाहर करते हैं उसी को अपन क्या कहेंगे? कलिंग या निकृष्टन करना कहते हैं। बाहर कर देते हैं ना समूह में से किसी अवांछित पशु को। अवांछित का मतलब होता है अनवांटेड एनिमल्स को। एक पूरा मास सिलेक्शन अपना किया हुआ है, एक झुंड मेरे पास है, डेयरी पे मेरे चुनी हुई 20 गायें हैं, उनमें से एक अनवांटेड काऊ को मैंने क्या कर दिया? आउट कर दिया। क्यों कर दिया? या तो वो लाते मार रही थी, या फिर मेरे उद्देश्य के हिसाब से, मेरे मोटिव के हिसाब से, मेरी जरूरतों के हिसाब से वो सेट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उसको आउट कर दिया। देन वो क्या कहलाएगी? अपनी कलिंग या निकृष्टन या छटनी, जिसको कहेंगे, छटनी कर दी मैंने उसकी। तो दो चीज आपके समझ में आ गई कि चयन क्या होता है और छटनी क्या होती है। एक बार मैं कमेंट्स देख लेता हूँ बेटा आपके क्लासेस। हाँ सही है, ठीक है, दोनों चीजें हो गई। आगे देखते हैं। अब अभी तो मैंने आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी बताई है बेटा, अभी अपन स्टार्टअप टॉपिक पे अब जा रहे हैं, पशु चयन की विधियों पे। ये इतना समझने के बाद में बड़ा मजा आएगा यार। बेच में इतनी दमदार क्लासें चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुद एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट और एज ए मेंटर, एज ए गार्जियंस, मेरे छोटे बहन भाई भी एग्रीकल्चर में पढ़ रहे हैं, मैं खुद जिस तरीके से, और किसान परिवार से मैं हूँ, जिस तरीके से मैं खुद सेटिस्फाई हूँ ना हर तरीके से, उस वे में हम मैटर दे रहे हैं। हमारे जीके की फैकल्टी इतनी दमदार एग्रीकल्चर में, मेरे अलावा जो मेरे गुरुजी हैं नैनलाल जी, क्या पढ़ाते हैं, लाजवाब। वो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ, उन्हीं की बदौलत ही खड़ा हूँ, तो वो भी आपको पढ़ा रहे हैं। एग्रीकल्चर जेट की मैं बात बताऊँ इस बार,
हाँ, डाउनलोड करने का ऑप्शन आज आ जाएगा बेटा, परवीन आज आ जाएगा, मेरे भाई आज आ जाएगा, मैंने बात कर ली ऐप वालों से। हाँ, बीमार पशु को निकालना, वो वही बात हो गई है ना। तो उनके जेट की बात करूँ ना मैं, अगर सिर्फ एग्रीकल्चर के नोट्स से 62 क्वेश्चन मैच करवाए उन्होंने, समझ रहे हो, क्योंकि केमिस्ट्री और बायो में भी एग्रीकल्चर का पोर्शन आ गया ना, तो इस लेवल से उन्होंने पढ़ाया। तो इतना निश्चिंत रहो आप। हिंदी की मैं 13 साल हो गए उनको पढ़ाता, और पार्ट टाइम नहीं फुल टाइम पढ़ाते। सुबह 7 बजे बैग लेके निकलते हैं पढ़ाने, शाम को 9 बजे तक पढ़ाते ही रहते हैं, 5 से 6 तो अपने ही पढ़ाते हैं। तो निश्चिंत रहो, सबसे बेस्ट से बेस्ट अपना नहीं होगा ना तो किसी का नहीं होगा, ये भी मैं कह रहा हूँ। और अपने बैच में जिन्होंने लिया है ना, लाइन लगा देंगे सिलेक्शन की, ठीक है, चयन की लाइनें लगा देंगे। पशु चयन की विधियां कर लेते हैं बेटा। पशु चयन की विधियां मेनली 2 टाइप्स की होती है, ठीक है, मुख्यतः 2 प्रकार है, मुख्यतया 2 प्रकार। कौन कौन से बेटा? 2 प्रकार हर चीज में ही आते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है नेचुरल, एक है आर्टिफिशियल। पहला तो है नेचुरल, प्राकृतिक चयन, प्राकृतिक चयन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेचुरल। और दूसरा क्या है बेटा? आर्टिफिशियल या कृत्रिम चयन। क्या है? कृत्रिम चयन, कृत्रिम चयन। क्लियर? तो इनमें ज्यादा यहाँ पे समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। प्राकृतिक चयन का मतलब है नेचुरली अपन कोई ज्यादा वो नहीं किए, प्रकृति जिनको सरवाइव कर रही है आगे। जब अपन बायोलॉजी में एक सिद्धांत पढ़ते थे, प्रकृति वर्ण का सिद्धांत, उस हिसाब से जो प्रकृति के हिसाब से खुद में चेंजेस कर रहे हैं, खुद को सरवाइव कर रहे हैं, वो आगे बढ़ते जाती है, वो पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो उसको कहते हैं प्राकृतिक चयन। तो इसमें अपने कोई क्वेश्चन नहीं बनता सुपरवाइजर में और जेट में कहीं पे भी, अपना क्वेश्चन बढ़ता है कृत्रिम चयन में। अब कृत्रिम चयन क्या होता है थोड़ा सा समझना। मैं गाँव का हूँ, मेरे को भैंस चाहिए, या फिर मेरी बुआ जयपुर में रहती है, उनको भैंस चाहिए, तो वो क्या कहेंगी, मेरे बड़े पापा को कहेगी कि भाई साहब एक भैंस चाहिए मेरे को, अपनी वाली का वो ऐसे ऐसे हो गया, वो दूध नहीं दे रही है, या बच्चा होएगा, या कूद गई, कोई भी XYZ रीजन होगा। तो अपन क्या कहेंगे, भैंस लेने जाते हैं, चयन करने जाते हैं, तो एक पटेल जी रहते हैं अपने, या फिर एक कोई व्यापारी जिसको बोलते हैं, व्यापारी जिसको बोलते हैं, भैंसों का जो काम करता है वो रहता है। या फिर ढाणी में एक ऐसा आदमी हो जो सबके घूमता रहता है, चाय पीता, तो उसको कहते हैं कि यार भाई ने भैंस दुआनी से, कोई बढ़िया सी भैंस बताओ यार, अतराक रही पाता ही, और भाई यहाँ जयपुर में रहे से, तो यहाँ भैंस सही सु रह सका भी ऐसी भैंस बताओ। तो वो आदमी अपने को भैंसे बताता है। तो उसमें अपन पहले ही जो इनकी विधियां है ना, कृत्रिम चयन की अगर बेटा मैं विधियों की बात करूं तो इसमें 5 विधियां आती है। इसमें क्या आती है आपके? 5 विधियां आती है। अब देखना मजा यहाँ पे आएगा, एक ही स्लाइड में मैं सारी क्लियर कर दूंगा। और वैसे एक चीज बताऊं, हमारा कोई भी टीचर जो है ना स्लाइड का यूज नहीं करता। हम पढ़ा है, वो तो लिखा हुआ आपके पास ही पढ़ा है, दुनिया के पास ही पढ़ा, हम खुद नोट्स बना बना के पढ़ाते हैं आपको। तो इसमें अलग ही मजा आता है, ठीक है, हमारे को भी मजा आता है, बच्चे को भी मजा आता है। अब मजा आएगा, सिलेक्शन होएगा तब अपने को, ठीक है। इसमें कृत्रिम चयन जो है बेटा, उसकी 5 विधियां हैं। इसमें मुख्यतः क्या है, 5 मेथड आते हैं, 5 विधियां आती हैं। कृत्रिम का मतलब तो समझ गए ना कि आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कृत्रिम क्या होती है? जो नेचुरल नहीं करता, अपन करते हैं, ह्यूमन करता है, उसको आर्टिफिशियल में कहते हैं, राइट। तो इसमें मुख्यतः 5 विधियां आती है। 5 के मैं नाम लिखता हूं, फिर आपको एक ही बार में समझा दूंगा। A B C D और E, ठीक है। सबसे पहली जो इसमें विधि आती है वो आती है अपने व्यक्तिगत चयन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत चयन, ठीक है, व्यक्तिगत चयन। बात करूं बेटा मैं इसी में सेकंड विधि की, तो सेकंड आती है वंशावली चयन। क्या आता है? वंशावली चयन। अब इनके में जो अदर नेम्स हैं, इन विधियों को और किस नाम से जानते हैं, इनमें क्या क्या होता है, वो सारी चीजें अभी बात करेंगे। सर सुपरवाइजर के लिए कैसे और कितने घंटे पढ़े, चलो इस पे भी वीडियो करेंगे। अभी ये देखो आप, पहला हो गया व्यक्तिगत या इंडिविजुअल सिलेक्शन, दूसरा हो गया अपने वंशावली, तीसरा हो गया प्रदर्शन वर्त चयन, फोर्थ हो गया गुणांक पत्र विधि, गुणांक पत्र विधि, और 5वां कौन सा हो गया बेटा आपका, जो सबसे लास्ट है, जिसको अपन बोलते हैं आनुवांशिक चयन। क्या कह सकते हैं अपन? आनुवांशिकी चयन या आनुवांशिकी वर्ण, आनुवांशिकी चयन। अब थोड़ा थोड़ा सा इनमें मैं ऐड करूंगा और आपको एक एक चीज इतनी प्यार से समझाऊंगा, आपको खुद को भी मजा आएगा कि यहाँ से क्वेश्चन पहले कैसे पूछा हुआ है, अब की बार कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना।
चलो ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेटा व्यक्तिगत चयन की। तो मैं अगर व्यक्तिगत चयन की बात करूं तो इसको अपन व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से, मैं इसको क्या कह सकता हूं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब डायरेक्ट, इंडिविजुअल मतलब डायरेक्ट। इंडिविजुअल रूप से मैं विकास को जानता हूं, इंडिविजुअल रूप से मैं लोकेश को जानता हूं, ठीक है। तो इंडिविजुअल का मतलब है व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली मैं उसको जानता हूं। इसका मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत का मतलब यही होता है कि मैं पर्सनली उसको जानता हूं। इसको क्या बोलेंगे अपन, इंडिविजुअल सिलेक्शन कहेंगे, या फिर कहेंगे पशु दृश्य चयन, ठीक है। इसके और भी नाम है पशु दृश्य चयन, पशु दृश्य चयन, या फिर इसको कहेंगे मास सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, ठीक है। अब सुनना, इसमें क्या होता है, इसमें मैंने वो फिर वो पटेल जी वाली बात पे अपन आ जाते हैं, लोकेंद्र पटेल जी वाली, ठीक है। बड़े पापा ने बोला कि ऐसे ऐसे बाई को भेज दो आनी है, तो फिर वो क्या करेंगे, जो अपने डेयरी पे, अपने दुकान पे जो बैठते हैं ताऊ, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, चाय आई पीते हैं, समाज में अच्छा व्यवहार होता है, वो कहता है कि ला यार फलाना आदमी का भैंस बंद रही, चल चाल बात देखे वहां जा धोनी भाई, और चाय भी पियाऊंगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, देते हैं बाइक के किक और चले जाते हैं उसके घर। फिर जाके चाय आई पीते हैं, फिर धीरे धीरे बात गोल करते हैं, फिर पूछते हैं, अरे लथारा भैंस बिकाऊ छीनवा, ओ भाई, ओ दिखा, ओ भाई ने दुआ ओलू दिखा दे इन भैंस, ले भाई देख ले थारा सामने चा। फिर क्या बात आती है वहां पे, सुनना, ले भाई देख ले तेरे सामने है ये, तेरे सामने है ये जो है जो। फिर क्या पूछेंगे अपन कि दूध कितना देती है। तो इसमें जो चीज होती है ना, व्यक्तिगत चयन में दो चीजें आती है बेटा सबसे महत्वपूर्ण, और ये दो लाइन लिखते ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। क्या आती है दो लाइनें, देखना। इसमें व्यक्तिगत चयन जो करते हैं अपन, उसमें मात्रात्मक व गुणात्मक लक्षणों की बात की जाती है बेटा। किसकी, मात्रात्मक, मात्रात्मक व गुणात्मक लक्षणों के आधार पे, लक्षणों के आधार पर चयन किया जाता है। अब आप कहोगे भाई साहब मात्रात्मक और गुणात्मक क्या होते हैं, समझ लो मैं बताता हूं। तो अपन क्या पूछेंगे, भाई साहब दूध गत्तो देवच, दूध कितना देती है, जिसको अपन माप सकते हैं, वो आते हैं मात्रात्मक लक्षण। तो आ केवल कि 2.5 लीटर सुबह देवो से 2.5 लीटर शाम न देवो से 5 लीटर दूध, वो किस में आ गया, मात्रात्मक लक्षण में आ गया। अब गुणात्मक लक्षण देखना, गुणात्मक लक्षण क्या होते हैं, व्यवहारिक लक्षण क्या होते हैं, गुणात्मक लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। गुणात्मक में अपन पूछेंगे, लात तो कौन फेंके, दूध एक ही जनो काट सका जाएगा या कोई कन भी कड़वा लेगी, समझ रहे हो मतलब कि दूध सिर्फ कोई भी निकाल सकता ना, रोजाना अलग अलग लोग दूध निकाल सकते हैं ना, फिक्स टाइम का तो इश्यू नहीं है ना कि 5 बजे दूध नहीं, कुछ वैसे ऐसी होती है, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। कुछ भैंसें तो ऐसी होती है अपने जो मतलब सिर्फ एक ही आदमी से वो दूध निकलवाती है। अपन जैसे मम्मी दूध निकाल रही है तो मम्मी ही दूध निकालेगी, फिर वो दूसरे से नहीं निकलवाएगी, ठीक है। 5 बजे दूध निकालना तो 5 बजे ही दूध निकालो उनका, 6 बजे भी फिर वो दूध ऊपर चढ़ा जाती है। तो दूध ऊपर चढ़ाने से एक बात याद आती है, अभी मैं वो भी समझाऊंगा आपको, ठीक है। कुछ भैंसें ऐसी होती है जो खूंटे पे घूमती रहती है, कुछ ऐसी होती है मारकणी होती है, कुछ ऐसी होती है खोलते भग जाती है। ये क्या है, उनके गुण हैं कि उनका स्वभाव कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। मात्रात्मक में क्या आता है कि दूध कितना देती है। तो ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों लक्षण देख के इंडिविजुअली आंखों से सामने देख के चयन किया जाता है। उसको अपन क्या कहते हैं बेटा, व्यक्तिगत चयन कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत चयन कहते हैं। हाँ, ये कह रहे हो ना आनुवांशिकी चयन, इसका दूसरा नाम बेटा संतति परीक्षण होता है। क्या होता है, मैं बता ही रहा हूं आपको, सिर्फ हेडिंग्स बता रहा हूं। आप कह रहे हो ना वंशावली और आनुवांशिकी अलग अलग है, ठीक है। संतति परीक्षण चयन, ठीक है। अभी मैं क्या कह रहा हूं, 0% कंफ्यूजन की गारंटी है इस क्लास में, थोड़ा सा प्लांट ब्रीडिंग में। हाँ, अभी समझाऊंगा बेटा आराम से। पशु से चयन या मास सिलेक्शन कहते हैं, व्यक्तिगत चयन की विधि है। सीधा सा क्वेश्चन आता है कि पशु चयन की कौन सी विधि में मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों को देखा जाता है, या फिर मास सिलेक्शन किया जाता है, या पशु से इंडिविजुअल डायरेक्ट रूप से चयन किया जाता है, वो कौन सी विधि होती है, व्यक्तिगत चयन या आपकी जिसको इंडिविजुअल सिलेक्शन कहते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या कहेंगे, फिनोटाइप सिलेक्शन या फिर समूह चयन। फिनोटाइप सिलेक्शन भी इसको कह सकते हैं, पशु दृश्य चयन या फिनोटाइप चयन या सिलेक्शन, फिनोटाइप सिलेक्शन भी कह सकते हैं। अब देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप दो टर्म है, उनको भी हल्की सी समझो क्योंकि आपके जीवन में कंफ्यूजन बहुत है और कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम आए हैं। फिनोटाइप जो होता है ना, फिनो, उसको बोलते हैं फिनोटाइप, ऐसे लक्षण जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं। और जीनोटाइप जो होता है ना, जीनोटाइप,
वो होता है उसके आनुवंशिक लक्षण जो अपने को दिखाई नहीं देंगे कि इसमें कितने कौन से गुण हैं, कौन सी जीन है, कौन सा प्रभावी रोग है, कौन सा आनुवंशिक रोग है, इसमें वो अपने को दिखाई नहीं देते, वो तो मेडिकल से ही पता चलते हैं। तो वो क्या होते हैं, आनुवंशिक गुण होते हैं। वो क्या होते हैं, आनुवंशिक गुण होते हैं, ठीक है। और फिजिकल गुण क्या होते हैं, फिनोटाइप का मतलब आप मेरे को देख पा रहे हो, मेरे दाढ़ी है, मूछें हैं, मैं ठीक है पक्का रंग हूँ, हाइट कितनी है, वेट कितना है, वो क्या है, लक्षण है, वो फिनोटाइप में आते हैं। जीनोटाइप में आते हैं मेरी आनुवंशिक संरचना, जो आप बाहरी आंखों से नहीं देख सकते हो। तो इसमें अपन क्या देखते हैं, पशु का अंदर का थोड़ी देख लेते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है, नहीं ना, बाहर का ही देखते हैं, इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, फिनोटाइप सिलेक्शन, मास सिलेक्शन, या पशु दृश्य चयन, या मास सिलेक्शन, या समूह चयन। मास को क्या बोलते हैं, समूह, समूह चयन, समूह चयन। अब अगर जिंदगी में सुपरवाइजर में कोई क्वेश्चन आए और इन शब्दों से व्यक्तिगत चयन से क्वेश्चन आए और बाहर चला जाए तो मेरे को आके कह देना आप, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। पहला कंप्लीट हो गया, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, अपन जाके दूसरे के घर पे भैंस बंध रही है उसको देख के चाय पी के बढ़िया बीड़ी सूट मार के और फिर अपन ले लेते हैं उसको, ठीक है। ये तो हो गया व्यक्तिगत चयन। अब सेकेंड बात करते हैं बेटा वंशावली चयन या पारिवारिक चयन। ये इसको क्या बोलते हैं, वंशावली चयन या पारिवारिक चयन या पेडागिरी मेथड, पेडागिरी मेथड, इसको क्या बोलेंगे, वंशावली, वंशावली, वंशावली या पारिवारिक, पारिवारिक चयन। इसको समझना, ये बड़ी मजेदार चीज है। या फिर इसको क्या कहेंगे, पारिवारिक चयन या वंशावली चयन या पेडेगिरी, पेडिगिरी मेथड, पेडेगिरी मेथड, पेडिगिरी मेथड, ठीक है। सेकंड वाला है, मैं लाइन खींच देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये लो भाई, ठीक है। सेकंड पढ़ रहे हैं अपन, वंशावली चयन या पेडेगिरी मेथड। अब देखना पेडेगिरी मेथड में क्या होता है, शब्द से ही समझ में आ रहा होगा आपके, शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि वंशावली मतलब वंश को देख के, वंश को देख के अपन उसमें क्या करेंगे, चयन करेंगे। मतलब पारिवारिक मतलब खानदान को देख के, खानदान को देख के ही अपन क्या करेंगे, पशु का चयन करेंगे। भाई पशु लेने तो चला गया मैं, पर उसके खानदान को देखूंगा। वंशावली चयन का मतलब ही यही होता है बेटा, उसके क्या, खानदान को देखना। पशु के पूर्वजों का वंशावली अभिलेख देख के किया जाता है। अब एक चीज समझना, ये सिस्टम किससे मिलता जुलता है, सगाई से। आजकल सगाइयां हो रही है वो नहीं जो पहले सगाई होती थी, हमारे जो सगाई होती है वैसे सगाई से कैसे सगाई करते हैं, ठीक है। लड़का 22 का हो गया, लड़की 22-23 की हो गई, तब तो दोनों को मिलवा दिया, दोनों मेच्योर थे, देख ली उन्होंने, और दोनों ने कंडीशन भी देख ली, भाई क्या क्या कमा रहे हैं अपन, आगे क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, और सगाई कर दी, ब्याह कर दिया, ठीक है। पर पहले क्या होता था, हमारे तो अभी भी गुजरों में क्या होता है, छोटे छोटों की सगाई कर देते थे। अब तो नहीं होता, सब एजुकेटेड हो गए हैं, तो छोटे छोटों की सगाई कर देते थे। छोटे छोटों का मतलब पहले सुनना, अपने पोतड़ा में ब्याह कर दिया, सुना है क्या? अब तो नहीं करते, कोई भी नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए, बाल विवाह सही नहीं है, ठीक है। पर कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ ये बाल विवाह में ज्यादा सक्सेस रेट है बजाय इनकी, है ना। अभी जो चल रहे हैं 2-4 दिन में टूट जाते हैं रिश्ते, तो समझना उसको। वो किस बेसिस पे करते थे, वंशावली चयन या पारिवारिक चयन या पेडिगिरी मेथड के बेसिस पे करके गए थे अपने दादा और अपनी सगाइयाँ। वो कैसे करे थे सुनना। सपोज दैट, मैं तो किसी और का उदाहरण नहीं ले रहा, अभी अपनी क्लास में कौन है, दिलीप, दिलीप का उदाहरण लेता हूं मैं, ठीक है। केजी गुजर आ गया, इसी का ले लेते हैं। केजी गुजर, तुम्हारा नाम पूरा क्या है मेरे भाई, पूरा नाम क्या है? कालूराम गुजर, ठीक है, कालूराम गुजर आ गया। अब भाई साहब कालूराम गुजर हुआ ही था, 7-8 दिन का ही था। तो कालूराम गुजर के दादा बैठे थे और कालूराम गुजर का नावण था, तो नावण में रिश्तेदार आए हुए थे और भी आसपास के दूर के रिश्तेदार ये प्रोग्राम में। तो एक जो था प्रोग्राम में और समधी, उनके बेटी हुई थी, उनके पोती हुई थी 10-5 दिन पहले ही। मतलब कालूराम को 7 दिन हुए थे, पोती को 4 दिन हुए थे, पोती हुई थी। तो ऐसे ही बैठे बैठे दादा ने कह दिया कि फलाना आदमी को कि भाई जी था की छोरी तो आपने देनी, बस इतना कह दिया, आपने देनी। अब उनको नहीं पता कालूराम बड़ा होके गोरा बनेगा, काला बनेगा, कालूराम डाकू बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, कालूराम आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा, कालूराम बड़ा होके क्या करेगा, नहीं पता उनको। कालूराम कैसा होगा, सही चलेगा, विकलांग रहेगा, बॉडी बनाएगा, कमजोर रहेगा, कैसा भी रहेगा कालूराम, पर उनको नहीं पता, नहीं पता ना ही उस बच्ची का पता वो गोरी रहेगी, काली रहेगी, उसकी आंखें डेरी रहेगी, बाल छोटे रहेंगे, बड़े रहेंगे, गोनी रह जाएगी, लंबी हो जाएगी, नहीं पता ना। सिर्फ उसके पूर्वजों को, कि उसके बाप को जानते थे, उसके दादा को जानते थे, उसके दादा के बाप को भी जानते थे, वंश को देखे के, खानदान को देखे के ही उन्होंने दे दिया। उसको क्या कहते हैं, वंशावली चयन या पेडागिरी मेथड कहते हैं बेटा, खानदानी या पारिवारिक मेथड क्या कहते हैं, खुशीराम, हाँ तो पारिवारिक मेथड कहते हैं। अब ये क्यों, अब एक चीज समझ में आई, कालूराम छोटा था, लड़की भी छोटी थी, कालूराम की सगाई टेक दी, ठीक है। तो ये क्या है, छोटी उम्र में
छोटी उम्र के पशुओं के चयन करने की विधियां हैं, क्या है? छोटी उम्र के, छोटी या कम उम्र के पशुओं के चयन की विधि है, कम उम्र के पशु के चयन की विधि है, चयन की विधि है। समझ गए बेटा? मैं छोटी सी बछड़ी खरीदने जा रहा हूँ, बछड़ी में मैं क्या देखूंगा? कितना दूध देती है। कैसी पागल बात कर रहे हो भैया, बछड़ी कहाँ से दूध देगी? बछड़ी क्या होती है? हीपर क्या होता है? कल ही बताया था मैंने, हीपर क्या होता है, बछड़ी क्या होती है, ठीक है न। और जवान जो होती है वो क्या होती है, कल ही बताया था मैंने। तो जो छोटा बच्चा है, बछड़ी है, मेरे को छोटी सी उन्नी खरीदनी है बकरी का, छोटा सा मेमना खरीदना है, मैं उसमें दूध थोड़ी देखूंगा, उसकी प्रोडक्शन थोड़ी देखूंगा, उसका रिप्रोडक्शन थोड़ी देखूंगा। मैं उसमें क्या देखूंगा कि इस बकरी की जो नस्ल थी, इसका किससे क्रॉस करवाया, इसकी माँ कौन सी नस्ल की थी। जो सगाई करते हैं उसमें यही तो देखते हैं छोटे बच्चों की, जिसमें बच्चों को नहीं देखते तो क्या देखते हैं, इसकी मम्मी कहाँ की थी, अच्छा फलाना जी की, अच्छा वो क्या करते थे, अच्छा ये वहां से आके बसे हुए हैं यहाँ पे, छोरा को बाप के करे, छोरा का बाप को बाप के करे, कौन का है, अच्छा भी खानदान का है, अका दादा रत्ता भैया। तो वो वंशावली पुराना जो अभिलेख है ना, उसको देख के ही रिश्ता कर देते हैं। तो छोटी उम्र में बड़ा हो गया लड़का, लड़का बड़ा हो गया, बड़े पशु को चयन करेंगे, उसमें तो वंशावली बिल्कुल फेल हो जाएगी। कैसे? खुशीराम बहुत अच्छे वंश का था, बहुत अच्छे लोगों में पला बड़ा है, पर बड़ा होके खुशीराम या तो जानबूझ के या अनजाने में किसी ऐसे दोस्त के साथ चला गया जो किसी को मार के आया था और इस पे मर्डर केस लग गया। ये लो, अब खानदान का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा समझाने का मतलब ये है बेटा, जो वंशावली चयन जो विधि है अपनी, जिसको पारिवारिक चयन बोलते हैं, पेडेगिरी मेथड बोलते हैं, वो क्या है? छोटी उम्र के या कम उम्र के पशुओं के चयन की विधि है। और इसमें क्या रखा जाता है? उनके पूर्वजों का क्या रखा जाता है? डेटा रखा जाता है। उनके पूर्वजों का क्या रखा जाता है बेटा? उनके पूर्वजों का डेटा या रिकॉर्ड, उसके आधार पे। तो यहां से जो क्वेश्चन आता है वो सीधा सा आता है कि ऐसी कौन सी विधि है जो कम उम्र के पशुओं को चयन की विधि है, प्लस जिसमें पूर्वजों के आधार पे चयन किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा? वंशावली चयन। क्या होगा? वंशावली चयन। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पढ़ने में? रटने की चीजें तो नहीं है ना। वंशावली मतलब वंश को देख के, व्यक्तिगत मतलब सामने जाके देखेंगे, सामने जाके देखेंगे तो दो चीजें देखेंगे, क्या? मात्रात्मक लक्षण और गुणात्मक लक्षण। क्लियर? वंशावली चयन अपनी हो गई। पेडेगिरी मेथड भी बोलते हैं, याद रखना इसको। अब तीसरी जो है ना वो तो यूजलेस विधि है। तीसरी जो विधि है ना वो तो क्या है? यूजलेस विधि है अपनी। प्रदर्शन वर्त या रिंग शो मेथड जिसको बोलते हैं, रिंग शो मेथड। जो मेले एड़े होते हैं ना अपने, मेलों में आपने देखा होगा 10-20 गायों को लेनवाई से खड़ी कर देते हैं, फिर चारों तरफ घूम घूम के अपन देखते हैं कि कौन सी को खरीदना है। प्रदर्शन वर्त चयन उसको बोलते हैं, रिंग शो मेथड भी इसको बोलते हैं, प्रदर्शन शो रिंग सिलेक्शन भी इसको बोलते हैं। मेले में विजेता पशु का चयन किया जाता है मेले के अंदर, ठीक है, मेलों में। शो रिंग मेथड, रिंग METHOD मेथड बोलते हैं इसको, मेलों में यूज होता है। इतनी कोई खास विधि नहीं है, इतनी कोई खास विधि नहीं है बेटा। मजा आ रहा ना? हाँ, आगे चलते हैं। अब चौथी विधि जो है ना वो फिर भी थोड़ी दमदार लगती है मेरे को। दमदार क्या लगती है? मस्त विधि है। चौथी जो विधि है अपनी, गुणांक पत्र विधि, इसको बोलते हैं स्कोर कार्ड मेथड। क्या बोलते हैं? स्कोर कार्ड मेथड। गुणांक पत्र विधि या गुणांक तालिका विधि। तालिका किसको बोलते हैं? आपकी मार्कशीट को बोलते हैं बेटा। किसको बोलते हैं? आपकी मार्कशीट को। गुणांक तालिका या गुणांक पत्र तालिका विधि, इसको समझना, इसमें बड़ा स्वाद आएगा तुम्हारे को, ठीक है। स्कोर, मैं तो कहता हूं किसी को अगर जज करना तो उसके नंबरों के बेसिस पे करो। मतलब उसके नंबर, यहाँ पे वो पढ़ाई वाले नंबर नहीं है, तुमने हिंदी में कितने लाए, जीके में कितने। यहाँ पे जो गाय भैंस के जो नंबर देंगे ना, अभी देखना कैसे देंगे। जो गुणांक पत्र विधि है इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्कोर कार्ड मेथड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? स्कोर कार्ड मेथड। पशु चयन की सबसे बेस्ट विधि है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि पशु चयन की सबसे बेस्ट विधि कौन सी है। सबको दिख रहा होगा, मैं इनको ऊपर खिसकाता जा रहा हूँ क्योंकि ये एक ही स्लाइड में मैंने कहा था इस टॉपिक को खत्म करेंगे अपन। आज की क्लास में 3 टॉपिक खत्म करेंगे अपन, ठीक है। गुणांक पत्र जो विधि है, मैं इधर स्टार लगा के लिख देता हूं बेटा इस पे कि ये क्या है? सबसे बेस्ट मेथड है। किसका? एनिमल सिलेक्शन का। पशु चयन की सबसे सर्वोत्तम विधि है। पशु चयन की सबसे बेस्ट विधि है, बेस्ट मेथड। कौन सा है? गुणांक पत्र या स्कोर कार्ड। कौन सा है? गुणांक पत्र या स्कोर कार्ड विधि। गुणांक पत्र या स्कोर कार्ड विधि। अब गुणांक पत्र तो कर रहे हो, कौन से गुणांक पत्र का देंगे? इसमें पशु को नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। 100 में से नंबर दिए जाते हैं पशु को। क्या किए जाते हैं? 100 में से नंबर दिए जाते हैं। किस आधार पे कितने कितने नंबर दिए जाते हैं? एक ही ट्रिक याद रखनी है, क्या? 10.5 10.5 30 20 30 20
ये इतना सा याद रख लेना, ये विधि संपन्न होती है। ये लो, अब समझना इसको, सिर्फ ये एक ट्रिक याद रखनी है इस विधि के लिए, सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है कि गुणांक का मतलब नंबर देते हैं, स्कोर कार्ड मेथड, अंक तालिका मेथड, आपकी जो मार्कशीट है वैसे मार्कशीट बना देते हैं एनिमल की मार्कशीट इसमें बना देते हैं। अगर मैं प्रश्न पूछूं कि फिनोटाइप सिलेक्शन या मास सिलेक्शन या समूह चयन के लिए या मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों के देख के कौन सी विधि से करते हैं, तो वो है आपका व्यक्तिगत या इंडिविजुअल सिलेक्शन। मैं क्वेश्चन करूं कि पेडागिरी मेथड, पूर्वजों का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, पुराने लोगों को देख के करते हैं, या फिर छोटी उम्र में पशु का चयन करना, तो कौन सी, उसके वंश को देख के। आप खुद समझ जाओ यार, छोटी सी उम्र में तो उसके खानदान या वंश को देख के ही करेंगे। तीसरी थी प्रदर्शन वर्त, प्रदर्शन लगा देंगे, मेले में प्रदर्शनी लगती है खूब, तो मेले से संबंधित हो गए। चौथी है गुणांक पत्र विधि, पत्र विधि, गुणांक मतलब नंबर, स्कोर, स्कोर कार्ड आपने देखा हो इंग्लिश मीडियम के छोटे अनिल कह रहा है, चलो कोई नहीं अनिल, राकेश समझ गया है ना। आगे देखते हैं अपन, है ना। तो गुणांक पत्र जो विधि है ना, स्कोर कार्ड मेथड, आपने देखा होगा स्कोर कार्ड देते हैं अपने जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो प्ले स्कूल्स हैं इंग्लिश मीडियम, वो स्कोर कार्ड अपने तो कुछ नहीं होता, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, PTM बोलते हैं क्या क्या, तो उसमें स्कोर कार्ड देते हैं। मैं भी गया हूँ मेरे छोटे बहन भाइयों के स्कूल में, तो वो स्कोर कार्ड देते हैं उनका, तो उससे पता चलता है कि इसका क्या स्कोर रहा। तो ये 100 में से नंबर देते हैं बेटा, कितने कितने, 10.5। तो पहला जो सा है इसका क्या है, पहला जो सा है उसका मतलब है सामान्य स्वरूप। क्या है, मैं इधर लिख देता हूं इसको और छोटा करके, जो पहला है उसका है सामान्य स्वरूप, पहला सा है, इसको और छोटा कर देते हैं, इसी पेज में खत्म करना है इसको। दिख तो रहा है ना तुम लोगों को। पहले सा का मतलब है सामान्य स्वरूप, यहां पे लिख रहा हूं बेटा, मैं व्हाइट में लिखता हूं तो आपको सही दिखेगा, सामान्य स्वरूप, इसके नंबर दिए बेटा 30। दूसरा है डेयरी गुण, डेयरी गुण, उसमें फेट कितने आ रहे हैं, क्या क्या है, उसका दूध कैसा है, उसके दिए हैं इसको 20 नंबर। उसके बाद में दुग्धांग, दुग्धांग का मतलब दुग्ध देने वाले अंग। सबसे मेन अपन भैंस लेने जाते हैं ना, तो उसमें क्या देखते हैं, उसकी गादी का मतलब अयन, उसके थन, कोई मिस्टेक तो नहीं है ना, कैसे क्या है, तो उसके कितने दिए हैं देखो, दुग्धांग के 30 नंबर दे दिए बेटा इसको। और फिर शारीरिक क्षमता, श, ये वाला श है ना शंकर वाला, इसका मतलब होगा शारीरिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, फिजिकल एबिलिटी, इसके कितने दिए हैं, 20 नंबर दिए हैं। इनको तुम जोड़ोगे 30 20 50, 30 20 50, ऐसे करके क्या दिए हैं इसको, 100 नंबर दिए हैं। अब अपन बात करते हैं कि कितने नंबर आएंगे तो फर्स्ट डिवीजन रहेगा, कितने नंबर आएंगे तो सेकंड डिवीजन रहेगा, कितने नंबर आएंगे तो थर्ड डिवीजन रहेगा, और कितने नंबर आएंगे तो फेल हो जाएगा, कितने वाले को लेना है कितने वाले को नहीं लेना है, वो बात कर लेते हैं। इतना समझ में आ गया ना, गुणांक पत्र या स्कोर कार्ड मेथड वाली विधि है। 10.5 इसमें कहा जाता है, सामान्य स्वरूप के 30 नंबर हैं, दुग्धांक के 0 से 50 वाला जो है ना वो साधारण में आता है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो देखना, 75 से कम वाला नहीं लें, या 75 वाला जो है ना, 75 नंबर जो आता है ना 75 वाला, वो क्या आता है, अच्छी श्रेणी में आता है, अच्छी श्रेणी में आता है। या फिर मैं कह सकता हूं कि 75 से कम वाले को क्या अपने को खरीदना नहीं है, सीधी सी बात मैं ऐसे कह रहा हूं, 75 नंबर से जो कम है ना उसको खरीदना नहीं है, या अपने लाइक नहीं है, प्योर सेट नहीं हो रहा। अब इस चीज को समझना, सामान्य स्वरूप में क्या आता है, सामान्य स्वरूप में एक भैंस के क्या आएगा भाई कालूराम, खुशीराम, एक भैंस के आएंगे उसके सींग, उसके कान, उसकी नाक, उसकी आंखें, उसकी पलकें, उसका शरीर, उसकी पूंछ, और पूंछ के नीचे स्विच, गुच्छा, ये सब क्या आते हैं सामान्य स्वरूप में। कैसी दिखती है, कोई कोई भैंसे बहुत भुंडी दिखती है, सींग ऐसे जा रहे हैं, एक सींग टूटा हुआ है, कोई कोई बहुत प्यारी दिखती है, अपने को भैंसे भी प्यारी होती है अगर तुम देखो तो, ठीक है, तो वो होते हैं सामान्य स्वरूप के। फिर जो घर पे पालने के लिए लेके जाता है ना, वो हमेशा सामान्य स्वरूप देखता है। जो जिसको डेयरी पर्पस के लिए चाहिए ना, वो नहीं देखता भैंस की पूंछ है नहीं है, सींग कैसा है, उसको दूध देनी चाहिए, वो किस को महत्व देता है, डेयरी और दुग्धांग को। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं डेयरी गुण, डेयरी गुण में आता है उसके कि दूध में कितना % फेट है, उसके SNF कितनी बैठती है, वो आते हैं। फिर आते हैं दुग्धांग, दुग्धांग के जो 30 नंबर दिए हुए हैं बेटा, यहाँ पे कितने नंबर दिए हुए हैं, 30 नंबर। दुग्धांग में 2 ही चीज आती है, अयन तंत्र और उसके थन, अयन तंत्र और उसके थन। फिर शारीरिक क्षमता में आता है, हट्टी खट्टी है, बिल्कुल दुबली पतली है, तो उसके दिए हुए हैं 20 नंबर। अब अलग अलग, जैसे सामने एक भैंस लेने गया, सामान्य स्वरूप के मैंने 30 में से दे दिए 20 नंबर, डेयरी गुण में मैंने दे दिए 20 में से 20 नंबर, दुग्धांग में 30 में से मैंने दे दिए उसको 25 नंबर,
ठीक है। और शारीरिक क्षमता के मैंने उसको दे दिए, पूरी हट्टी कट्टी थी, कितने दे दिए मैंने, थोड़ी पतली थी, 10 नंबर। कितने हो गए जोड़ो, 20 20 40, 10 50, 50 60 70 75 हो गए। ले भाई खरीदने योग्य हो गए, सही है। ऐसे तो 75 वाली जो है ना, 75 से 100 वाले जो होते हैं ना, 75 से ऊपर ऊपर वाले सारे बेस्ट हैं। 75 से 100 अंक जिस गाय को या भैंस को मिलते हैं ना, उसको ले लेना चाहिए, वो बेस्ट श्रेणी में आती है। किस में आती है बेटा, वो बेस्ट श्रेणी में आती है। और 50 से 75 वाला जो है ना, 50 से 75 वाला, 50 से लेके 75 नंबर वाला है, वो किस में आता है, ठीक ठाक श्रेणी में आता है, कि हाँ ठीक है चल जाएगा। और 50 से कम वाला जो है उसको तो लेना ही नहीं चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। वो किस में आता है, लो श्रेणी में आता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, लो कैटेगरी। लो कैटेगरी में आता है वो। किस में आता है भाई, लो कैटेगरी में वो आता है। अरे भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, 100 के 100 जुड़े हुए हो तुम, है ना। ठीक है, तो वो किस में आता है, लो में। तो यहाँ से एक चीज अपनी क्लियर हुई। यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा कि पशु चयन की गुणांक पत्र विधि में दुग्धांक के लिए कितने अंक फिक्स किए गए हैं। तो याद रहेगा 10.5 सा यानी सामान्य स्वरूप, डे यानी डेयरी गुण, दू यानी दुग्धांक, सह यानी शारीरिक क्षमता 20। ठीक है, तो 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 याद रहेगा बेटा। राकेश, अरे राकेश मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। अनिल, प्रियंका, केजी गुजर, दिलीप, जानी साहब, ठीक है ना, 10.5 याद रहेगा। और इसमें से क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा पशु जो है 75 होना चाहिए, 75 से कम नहीं होना चाहिए। 75 से 100 वाला बहुत अच्छा होता है, 50 से 75 वाला मध्यम में आता है, 50 से नीचे वाला लो कैटेगरी में आता है। ये अपने नंबर मन से देते हैं क्या, नहीं कालूराम बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये नंबर मैंने मेरे मन से नहीं दिए हैं। जब पशु चयन की विधियां बना रहा था ना, जो भी आदमी जिसने सबसे पहले सेट किया उसने दिए हैं ये नंबर। ये अपने को याद करने पड़ते हैं, ये विकास ने नहीं दिए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो मजा आ रहा है, चेतन को भी मजा आ रहा है। चेतन आगे चलते हैं, सबसे लास्ट विधि अपनी बच रही है, इनको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अरे दिख तो रहा है ना, ये तो पीडीएफ मिल जाएगी तुम्हारे को काहे का टेंशन लेनी। ठीक है, ये लो। अब सबसे जो लास्ट विधि है अपनी, और ये सबसे ध्यान रख लेना, गुणांक पत्र क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विधि है, सबसे बेस्ट विधि है, पशु चयन की सबसे बेस्ट विधि है। अभी मैं 5वीं विधि करवा के साथ आपको इनके क्वेश्चंस भी सोल्व करवाऊंगा। ई नंबर पे मैंने लिखा है बेटा आनुवांशिक चयन या संतति परीक्षण। शब्द से समझ में आ रहा होगा, संतति परीक्षण। संतति परीक्षण, संतति परीक्षण, मेरा परीक्षण करना है तो मेरी औलाद को देखेंगे, उसको क्या कहेंगे, संतति परीक्षण। क्या कहेंगे बेटा, आनुवांशिक चयन या संतति परीक्षण, या फिर मैं क्या कहूंगा इसको, प्रयोजनी सिलेक्शन। इस विधि में नर पशु या सांड का चयन किया जाता है। ये क्या है, नर पशु या सांड का चयन किया जाता है। सांड का चयन करेंगे तो क्या करेंगे, पहले किसी एक गाय को ज्ञापन करवाएंगे, फिर उसके बच्चे को देखेंगे कि कैसा है, इसमें कैसे गुण आए हैं, प्रोजनी सिलेक्शन भी इसको बोलते हैं, उसको देखेंगे। तो ये एक चीज तो समझ में आई होगी कि ये नर पशुओं के चयन के लिए है। या फिर कोई गाय खरीदनी है तो पहले उसके बच्चे को, बछड़े को देखेंगे। तो एक ये ज्यादा उम्र वाले पशुओं के चयन की है, और ज्यादा उम्र का है मतलब खर्चा ज्यादा है, तो वो क्या है, ये उतनी सक्सेस नहीं है, इसका अलग ही उद्देश्य है। क्या क्या उद्देश्य, इसको सर्वाधिक खर्चीली विधि है, संतति के उत्पादन के आधार पर अधिक समय लगता है, पशु की उम्र अधिक हो जाती है। आनुवांशिक चयन है, इसमें समय अधिक लगता है, पशु की उम्र अधिक हो जाती है। मैं किधर लिखूं इसको, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, संतति परीक्षण कहते हैं। ये क्या करते हैं, सांड की चयन की विधि है, जिसमें अपन सांड के चयन की विधि है। आगे देखो, इसमें समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है। आगे देखो, इसमें खर्चीली विधि है। आगे देखो, इसमें इसको क्या बोलते हैं, प्रयोजनी सिलेक्शन, प्रोजेनी सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। क्लियर बेटा, दिलीप क्लियर ना। हाँ, ये वैज्ञानिक विधि है, सारी वैज्ञानिक विधियां ही हैं। एक ऊपर वाली थोड़ी सी आड़ू विधि है देसी, और सारी वैज्ञानिक विधियां हैं बेटा, ये वैज्ञानिक विधियां ही हैं सारी। ये पशु चयन टॉपिक खत्म होता है, यहीं पे पशु चयन टॉपिक खत्म होता है बेटा। अब यहाँ से मैं जल्दी जल्दी से आपसे क्वेश्चन कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन करता हूँ कि छोटे पशु के चयन की कौन सी विधियां हैं, जल्दी से कमेंट कर देना। छोटे पशु के चयन की कौन सी विधियां हैं, पशु चयन की कौन सी विधि में पशु के पूर्वजों का अभिलेखा या रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, पशु चयन की कौन सी विधि में
नर पशुओं के चयन के लिए उत्तम है, नर पशुओं के चयन के लिए, नर पशुओं के लिए, जनन के लिए, पशुओं के उत्तम के लिए, तो उसमें आएगा आनुवांशिकी चयन या संतति परीक्षण। ठीक है, पशु चयन की सबसे महत्वपूर्ण विधि है गुणांक पत्र या स्कोर कार्ड विधि। पशु चयन की गुणांक पत्र विधि के अंदर दुग्धांक के लिए कितने अंग फिक्स किए गए हैं? ठीक है, गुणांक पत्र विधि के अंदर पशु के सामान्य स्वरूप के लिए कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हंसराज मजा आ रहा है ना भाई? हंसराज मजा आ रहा है ना? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, इनसे बाहर नहीं जाएगा। रिकॉर्डिंग देख लेना, पेपर देके आओ उस दिन, और ये कंप्लीट होती है अपनी। ठीक है, एक पहली में से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा पशु चयन की व्यक्तिगत चयन या इंडिविजुअल सिलेक्शन या पर्सनल सिलेक्शन या मास सिलेक्शन कौन सा है, या फिर मात्रात्मक और गुणात्मक लक्षणों से चयन करने की विधि कौन सी है। तो आई थिंक ऑल क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अरे बेटा सबका क्लियर है ना हंसराज? सबका क्लियर है, आगे बढ़े अपन। सर का फोन आया हुआ है, एक सेकंड। जीके वाले सर का कॉल आ रहा है, क्या कह रहे हैं आप? लिखो इसको। इसको लिखो आप, है ना, एक ही मिनट बस, तब तक मैं एक बार सर से कर लेता हूँ कंसर्न, क्योंकि अभी सर की क्लास है ना आगे। अभी अपन इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? राम, हेलो हेलो, हाँ कल वाली के भी नोट्स दे देंगे। जीके वाले सर आ रहे हैं, तब तक अपन और पढ़ते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तालियां अनिल के लिए, तालियां। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। क्लियर हो गया ना पहला टॉपिक? अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। दूसरा जो टॉपिक है ना अपना, बहुत ही दमदार टॉपिक है, पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। पशुओं को चिन्हित करने की विधियां, मार्किंग, पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। इसके बाद में पढ़ेंगे पशुओं का वर्गीकरण, आमाशय के आधार पे पशुओं का वर्गीकरण, और उसमें तो और भी ज्यादा मजा आता है भाई। वो टॉपिक तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, हाँ। तो मेरे को ये बताओ, छोटा सा क्वेश्चन मैं करता हूँ हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ, उद्देश्य के बारे में पूछता हूँ कि अपन पढ़ रहे हैं, अपना क्या उद्देश्य है। तो मेरे को ये बताओ, तुम पशुओं को चिन्हित तो करेंगे, पर ऐसी क्या जरूरत पड़ी यार जो पशुओं को चिन्हित करना पड़ा? अपना उद्देश्य क्या है उसके पीछे? मेरे को कोई नहीं बताएगा, अनिल बताएगा। अनिल शायरी अच्छी फेंक के मारता है, तो अनिल ये फेंक के मार। विवेक कल वाली क्लास के नोट्स दे दिए ना? आप चेक करो, सारी क्लासों के नोट्स हाथ के हाथ जा रहे हैं अपने, है ना? अभी जो जस्ट एनएल सर ने ली थी, उनके नोट्स भी मेरी क्लास एंड होते ही चले जाएंगे, और हिंदी वाली मैम के भी चले जाएंगे। पशुओं को चिन्हित तो करते हैं, पर मैं पूछ रहा हूँ इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? क्यों करते होंगे यार? क्या मजा आता है क्या पशुओं को ऐसे चिन्ह लगाने में? क्यों करते होंगे? अनिल 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 जल्दी बताओ। ठीक है, पशुओं को चिन्हित क्यों करते होंगे अपन? इसके उद्देश्य लिखता हूं मैं, आपको 4 उद्देश्य बताऊंगा, जिसमें से एक उद्देश्य मेरे को अनिल बताएगा। अभी तक भी अनिल का कोई रिप्लाई नहीं आया है, क्या बात है अनिल, ठंडा पड़ गया क्या? सबसे पहले तो अपन क्या किस लिए करते हैं? पशुओं की व्यक्तिगत पहचान के लिए। पशुओं की इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, पर्सनल, व्यक्तिगत पहचान हेतु। अब पहचान की क्यों जरूरत पड़ेगी वो भी देखो, उनके पंजीकरण हेतु, पंजीकरण हेतु।
पंजीकरण हेतु। अब समझना, मेरे पास एक डेयरी फार्म है, उसमें 20 गायें हैं, या फिर मेरे बकरी फार्म खोला है अभी, उसमें 40 बकरियां हैं, तो उनकी पहचान कैसे करूंगा मैं? क्यों करूंगा, क्यों जरूरत पड़ेगी? एक तो उनकी व्यक्तिगत पहचान हेतु कि रिकॉर्ड रखने के लिए उनका, कि ये बकरी इतने बार बच्चा दे चुकी है, या इतने माह की प्रेग्नेंट है, या इस टाइम इसके सीमेन लगवाया था, उस लिए उत्पादन की जानकारी हेतु। शाबाश, पहचान हेतु, पंजीकरण हेतु। क्या बात है अनिल, ठोक के मार दिया रे भाई। ठीक है, अनिल ने एक बताया है उत्पादन हेतु या इनके उत्पादन की जानकारी हेतु। बढ़िया पॉइंट है, उत्पादन की जानकारी हेतु। कोई भैंस बकरी मर गई तो उसका जो अपन वो कराते हैं ना इंश्योरेंस, पंजीकरण, वो भी चाहिए होता है उसका। ठीक है, बीमारी प्रबंधन। हाँ, उत्पादन की जानकारी में क्या क्या पता करना है अपने को? देखो, व्यक्तिगत पहचान में उसके वंश की, उसके माता पिता की। ठीक है, उत्पादन की में उसका ब्यात, उसका दुग्ध उत्पादन, उसके बच्चों की संख्या, ये सब चीजें आती है किसमें? उत्पादन वाले में। और वंश की का मतलब उसके माता पिता, कि जैसे मेरे पास कोई भैंस है, भदावरी है, ठीक है, या कोई गाय लाया हूं, तो मैंने ये देखूंगा इसका क्रॉस किससे करवाया था, इसकी माँ जो थी, इसकी जननी जो थी वो कौन सी नस्ल की थी, इसके जो एआई करवाया था मैंने, सीमेन लगवाई थी, वो कितनी तारीख को लगवाई थी मैंने, और किस नस्ल की मैंने इसमें एआई करवाई थी, नस्ल की सीमेन लगवाई थी। आर्टिफिशियल इंसूमेशन, ये टॉपिक भी आगे है, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे उसके लिए। एक होता है उसकी पहचान रोग प्रबंधन हेतु। रोग प्रबंधन हेतु कौन सी बकरी के कितना टीके लग चुके हैं, कितने टीके बाकी हैं, तो इसमें आएगा टीकाकरण, दवाई, ठीक है, रोग नियंत्रण। किसी के पर्सनल बीमारी है तो अपने को पता रहेगा इस बकरी के ये बीमारी है। ठीक है, व्यवसाय हेतु, ये क्या है, ये क्या है मेरे बेटा, ये क्या है? चिन्हित करने के उद्देश्य। चिन्हित का मतलब तो आप समझते हो ना, मार्का लगा देना। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको मार्का लगाने की विधि है, किन किन विधियों से अपन उन पे मार्का लगा सकते हैं, वो भी अपन अभी देखेंगे। पहले मैंने ये बताया कि मार्का क्यों लगाते हैं, क्या उद्देश्य है। ऐसे ही तो मजा तो आएगा नहीं कि बैठे बैठे मार्का लगा देते हैं रे यार, है? तो इन सब चीजों का क्या रखने के लिए? लेखा जोखा रखने के लिए। लेखा जोखा का मतलब होता है रिकॉर्ड रखने के लिए, इसका हिसाब रखने के लिए। क्या करने के लिए बेटा? हिसाब रखने के लिए, हिसाब रखने हेतु। इन सब चीजों की अपने को क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। इसलिए अपन क्या करते हैं? पशुओं को चिन्हित करते हैं। अब आगे चलें, चिन्हित करने की विधियां देख लेते हैं बेटा एक बार। इनको मैं क्या करता हूँ, छोटा कर देता हूँ। आज की क्लास में करना है अपने को तीनों टॉपिक। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आपको पीडीएफ तो वैसे ही मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं है आपको। तो इसमें अपन इसकी विधियां देखते हैं। सबसे पहले इसकी भी 5 विधियां हैं बेटा, इसकी भी 5 विधियां मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन पहली विधि से ही। पहली विधि है इसमें टेटुइंग या गोदना। क्या कहेंगे? गोदना, गोदना या टेटुइंग, टेटुइंग। टेटूइंग समझते हो ना, अपन टेटू बनवाने जाते हैं मेले में। आजकल तो लोग बाग बड़े बड़े उनमें जाते हैं, सिटीज में, बड़े बड़े मॉल्स में। तो बहुत महंगी महंगी स्याही आती है, बहुत ऐसी स्किन के हिसाब से बहुत महंगी महंगी मशीनें आती हैं। पर वो मशीनें क्या करती है? एंड ऑफ द डे अपने को गोद के ही, अपनी स्किन में गोद के ही वो करती है। दूसरा होता है ब्रांडिंग, जिसको बोलते हैं दागना। दागना और गोदना अलग अलग है, कैसे अभी बताऊंगा। ब्रांडिंग, ठीक है। तीसरी अगर मैं विधि की बात करूं तो वो होती है ईयर, ईयर नोचिंग। कानों में जो होता है ना अपने ईयर, सॉरी, ईयर नोचिंग। चौथी जो होती है वो होती है पेंटिंग या रंग लगाना, रंग लगाना। और पांचवी जो होती है आपके वो होती है बेटा टैगिंग या छल्ला लगाना। अब मैं यहां से बताऊंगा कि यहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, किस हिसाब से आपके क्वेश्चन आते हैं। सॉरी, मैं पानी पीता हूं, तब तक आप ये देख लो। और मेरे को ये बताओ कि गोदना और टेटुइंग, गोदना और दागना, इनमें क्या क्या अंतर है बताओ। क्योंकि अपन रटने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, अपन क्या आए हैं? पढ़ने के लिए आए हैं। मैं देख लेता हूँ क्लास कितने मिनट की हो गई अपनी। अभी नहीं हुई है यार, चलने दो चलने दो, आराम से हो जाएगा टॉपिक अपना। समझ में तो आ रहा है ना तुम्हारे को?
मैं ये पूछ रहा हूँ विवेक मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि गोदना और दागना दोनों अलग अलग चीज हैं, कैसे अलग अलग है समझना आप टैटू बनवाने गए, आपकी इच्छा से पहले यहाँ से बाल हटाएगा, आपसे आकृति लेगा, शेप साइज लेगा, उस हिसाब से वो एक बारीक सा पेन आता है, उसमें महंगी सी स्याही आती है, ग्लव्स व्लव्स पहनेगा और बहुत चाड़े करेगा, और फिर आपके क्या करेगा गोदेगा, स्किन पे गोदेगा। गोदने का मतलब है इसे छेद करने की तरह, ठीक है, उसको बोलते हैं गोदना। और दागना क्या होता है, आपको पकड़ा, एक ओम बना हुआ था, बिल्कुल गरम गरम किया लोहे का और छाप दिया आपके, वो होता है क्या दागना। समझ गए? अरे अंतर समझ में आया कि नहीं? विवेक, अनिल, चेतन, अंतर समझ में आया कि नहीं भाई? गोदना और दागना क्या क्या है? ये जो गोदना या टैटूइंग जो होती है ना, ये कहाँ पे करती है? मैंने अभी बताया आपको कि पहले बाल हटाएगा साफ जगह, और ये क्या है, एक बार टैटू बन गया ना तो उसकी आकृति चेंज ही हो सकती है। एक मेरा दोस्त था, उसने नाम लिखवाया था अपनी बंदी का, ठीक है, फिर उसके साथ बहुत बुरा हुआ, बंदी चली गई किसी और के साथ और नाम को फिर यहाँ पे नाम लिखवा लिया इसने। मैं हॉस्टल में रहता था तब की बात है, झोटवाड़ा, है ना। एक मेरा दोस्त था, प्राइवेसी रखते हैं, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं, है ना। तो उसने क्या किया, नया नया आया था रिलेशन में, भाई प्यार ऐसा ही होता है भाई, कुछ नहीं दिखता, कभी माता पिता का नाम तो नहीं लिखवाया, पर उसने क्या किया, यहाँ पे उसका नाम लिखवा लिया भाई, प्रीति नाम लिखवा दिया। अब क्या करें? अब भाई साहब बढ़िया चल रहा था रिलेशन, 5-6 महीने हो गए बढ़िया। उसको कुत्ता भी गिफ्ट में दिया, मेरे को लेके गया, चल पेट शॉप पे चलते, कुत्ता लाते हैं, कुत्ते के लिए छोटा सा घर भी लाए, बहुत चाड़े करते रहे यार, है ना। तो उसको दिए गिफ्ट में, उसके बर्थडे के दिन कुत्ता दिया, सारी चीजें हो गई। लास्ट में 2-5 महीने बाद में मेरे को पता चला, भाई नहा रहा था तब मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे कुत्ता ही नहीं दिया, बर्थडे के दिन यहाँ पे टैटू भी बना है दाग के, ठीक है, और वो होती है परमानेंट विधि, समझ रहा है, मजाक की बात नहीं, रियलिटी बता रहा हूँ, वो होती है परमानेंट विधि। तो भाई ठीक है, मैंने कहा यार ये क्या, बोला यार चलता है, किसी को बताना मत, ऐसे ऐसे। मैं ठीक है यार, मेरे को खुशी हुई कि यार इतने एफर्ट्स लगा रहे हैं बंदे, तो कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी में तो ये सब चीजें स्किप कर गई, है ना। इनकी जगह संघर्ष लिखा हुआ है, जब से बड़े हुए पैदा हुए सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं, कभी बसों में चक्कर, कभी कहाँ पे चक्कर, है ना। तो चलो ठीक है। उसके कुछ महीनों बाद ही जब हमने पीजी चेंज किया, हम रूम लेके शिफ्ट हो गए, तब वो आता है मेरे पास, मेरे को बोला उसने कि यार विकास भाई अपन वापस से हाइपर सिटी चलते हैं। मैं कहा क्या हो गया ऐसा? बोला यार इस टैटू को मिटवाना है, ये मेरे को बहुत तकलीफ करता है, जब भी दिखता है ना मैं बहुत फिर से वही डीमोटिवेट हो जाता हूँ, फिर से डिप्रेशन में जाने लगता हूँ, मेरी पढ़ाई भी नहीं हो रही और ये दिखता रहता है, घर पे भी जाऊँगा। मैं ये चीज़ें पहले क्यों नहीं सोची? नहीं सोची तो नहीं सोची। फिर उसके जो यहाँ पे प्रीति लिखा हुआ था, उसका क्या किया उन्होंने, चेंज करवा के शंभू जैसा कुछ बनवाया हमने, शंभू जो होता है ना भोलेनाथ का, वैसा कुछ बनवाया। फिर जाके वो तो वो चेंज ही हो सकता है, वो जहाँ बनता है ना सेंसिटिव जगह हटता नहीं है। तो ये क्या है, एक तो परमानेंट विधि है, स्थायी विधि है मेरे बेटा, क्या है, स्थायी विधि है, ये चेंज नहीं होती है। अब गाय और भैंस में कान के अंदर क्या होती है, सॉफ्ट जगह होती है, सांप, गाय तो काली है भाई, कहाँ टैटू बनवाओगे, वो भाई तो फिर भी सांवला था यहाँ पे बनवा लिया, ठीक है। तो क्या करते हैं, कान के अंदर की जो त्वचा है ना, कान के अंदर की त्वचा, उस पे बनाते हैं। गाय और भैंस के लिए, गाय व भैंस में फेमस होती है, गाय व भैंस में परमानेंट विधि है। टैटूइंग जो विधि है अपनी चिन्हित करने की सबसे उपयुक्त विधि है। ये काले आदमियों में टैटू कम दिखते हैं, नोट कर लेना, काले आदमियों में। तो ये क्या है, जो अधिक गहरे रंग के जो होते हैं ना, डार्क ब्लैक भैंस है ना, अधिक गहरे रंग वाले है ना, अधिक गहरे रंग वाले पशुओं में कम सफल होती है, पशुओं में कम उपयोगी। पर इतना तो समझ में आ गया कि टैटूइंग क्या होता है, गोदना क्या होता है, और इसमें क्या होता है। चाड़े मतलब नाटक ही होता है, चाड़े मतलब नाटक, ठीक है, एक्टिंग, यू नो। चाड़े क्या चाड़े कर रहा है, ठीक है। तो गोदना या टैटूइंग स्थायी विधि है और गाय और भैंस में काम में लेते हैं, बहुत अच्छी विधि है, टैटूइंग की सबसे बेस्ट विधि है। टैटूइंग की जो विधियां हैं ना, उनमें सबसे बेस्ट विधि है, उपयुक्त विधि है, और इसकी जो उपयुक्त उम्र होती है वो 1 से 2 सप्ताह होती है, छोटे टाइम में ही कर देते हैं, ठीक है। सबसे स्थायी विधि तो है ही, सबसे बेस्ट मेथड भी है, ये बेस्ट मेथड भी है, METHOD मेथड, बेस्ट मेथड भी है गोदोइंग। अब मैं अचानक से पूछता हूँ आपको दिलीप कि पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी थी?
पशु चयन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी थी अपनी? गुणांक पत्तर विधि, 10.5, 30-20, 30-20, 10.5, ठीक है, वैज्ञानिक विधि थी। चलो पहला कंप्लीट हुआ। भाई गोदते क्यों हैं, ये 5 चीज मैंने बता दी। दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि आपको गोदना तो है, इसकी विधियां हैं 5। तो पहली हो गई गोदना या टैटूइंग चिन्हित करने की, जो कि स्थायी विधि है, बेस्ट मेथड है। कान के अंदर इसको टैटू बना दिया जाता है। इसकी जो उम्र है, बेस्ट जो उम्र है वो कितनी रहती है? 7 से 15 दिन, या मैं कह सकता हूँ बेटा आपको 1 वीक टू 2 वीक, 1 वीक टू 2 वीक। क्लियर? 7 से 15, और कुछ नहीं रहा। अब बात करते हैं सेकंड में, दागना विधि। दागना, अब भाई मैंने बताया था पहले ही, दागना गर्म करके चिपका दो। तो ये 2 प्रकार की होती है दागना विधि जो है, वो 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो गर्म दागना, एक होता है ठंडा दागना। ठंडा दागना, दागने में आप समझ गए थे ना, मैंने पहले बताया था गोदना और दागना अलग अलग कैसे हैं, है ना। ये कहाँ गए रे, ऊपर के 5 बच्चे कहाँ गए? तुमने पैसे दिए, आराम से क्लास लिया करो ना, इतने अच्छे से ठंडा ठंडा अपन पढ़ रहे हैं, कूल कूल, फिर भी तुम कहाँ भाग जाते हो? 2 विधियां होती है, गर्म दागना और ठंडा दागना। मेरे को एक चीज बताओ जनरल सी, अगर मैं तुम्हारे को चिमटा गर्म करके चिपकाऊं तो ज्यादा दिन निशान रहेगा, या चिमटा ठंडा करके चिपकाऊं तो ज्यादा दिन निशान रहेगा? दिलीप बताएगा, दिलीप हंस रहा है। चिमटा ज्यादा गर्म करके चिपकाऊंगा तो ज्यादा दिन निशान रहेगा, या चिमटा ठंडा करके चिपकाऊंगा? बताओ बताओ। गर्म करके चिपकाऊंगा तभी ज्यादा रहेगा ना। तो गर्म विधि जो है ना वो अधिक दिन तक रहती है, अधिक समय तक प्रभावी रहती है, अधिक समय तक पहचान बनाए रखती है। ठंडे वाली से कम रहती है, कम समय के लिए, कम समय के लिए। गरम गरम किसी को दाग दूंगा मैं, कोई भैंस है उसकी पीठ पे मैंने 2 नंबर का गरम करके चिपका दिया, तो बहुत दिन तक उसकी स्किन पे वो दिखेगा, दिखेगा ना। कुछ टाइम बाद हो सकता है, लॉन्ग टाइम में वो भैंस 5 साल 10 साल बाद में वो 2 कम दिखने लग जाए या लुप्त हो जाए, पर वो क्या करेगा, अपने को दिखेगा बेटा। क्या करेगा? अपने को दिखेगा। अब मेरे को एक चीज समझाना, ये भी क्या है, स्थायी विधियों में ही आता है। इसको येलो कलर से लिखता हूं मैं, आपको सही से समझ में आएगा। जो दागना है ना अपना, वो भी क्या होता है, स्थायी विधियों में ही आता है, स्थायी विधि है। इसमें क्या होता है, दागते हैं ना, गरम दागते हैं ना, गरम, तो गरम से क्या होता है, पशु की त्वचा जल जाती है बेटा। क्या होता है, पशु की त्वचा जल जाती है, पशु की त्वचा, स्किन जो है वो जल जाती है, स्किन जल जाती है। तो उससे क्या होएगा, पशु की रेट कम हो जाती है। जो सामान्य स्वरूप वाली विधि थी उसमें नंबर हटा देंगे, तो क्या हो, पशु का मूल्य गिर जाता है, मूल्य गिर जाता है। और पशु को क्या होती है, तकलीफ भी होती है, उसके लिए दर्द भी उसको होता है, तकलीफ होती है उसको, तकलीफ भी होती है उसको। और इसमें जो दागने के लिए जो काम में लेते हैं उसको बोलते हैं ब्रांडीलेक्स। क्या बोलते हैं? ब्रांडीलेक्स। ब्रांडीलेक्स नामक पदार्थ का यूज किया जाता है, ब्रांडीलेक्स। लिख लो ये चीजें, जल्दी जल्दी लिख लो, ठीक है। दागना वाली, फिर अपन आमाशय वर्गीकरण पढ़ेंगे बेटा, आमाशय वर्गीकरण पढ़ेंगे। एक सेकंड, हेलो, 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 कहाँ गई क्लास? हेलो, हाँ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, त्वचा जल जाती है। त्वचा कहाँ से, या तो पीठ या फिर जांग, पीठ और जांग पे बनाए जाते हैं निशान हमेशा। त्वचा जल जाती है, पशु को तकलीफ होती है। और किस में बनाए जाते हैं? गाय और भैंस में, गाय व भैंस में, गाय व भैंस में। ऊपर वाली भी गाय और भैंस की थी। तो एक क्वेश्चन तो यही खत्म हो जाता है कि सबसे बेस्ट विधि कौन सी है, वो अपनी कौन सी है, गोदना या टैटूइंग है, गोदना या टैटूइंग है। ईयर नोचिंग आप सबको पता है, ईयर का मतलब होता है कान। अपन बात करते हैं ना, ईयरफोन लगा लो सर, ईयर मतलब कान, मतलब कान काटने की। तो वी आकार का या वी नोच जो होता है ना, वो करते हैं। और ये किसमें है, सुअर में ज्यादा उपयोगी है। किसमें है? सुअर में। आपका जो सुस डोमेस्टिकस है, सुस डोमेस्टिकस है सुअर, उसमें क्या करते हैं, वी आकार का या चौकोर आकार का कान में कट लगा देते हैं, कट लगा देते हैं, ठीक है।
आगे बात करते हैं रंग लगाने वाली। तो रंग लगाने वाली आपने सबने देखा होगा, ये किसके लिए प्रचलित है? आपके भेड़ के लिए प्रचलित है। और भेड़ में प्रजनन टाइम में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भेड़ आपकी ओविस एरिस। भेड़ का नाम क्या है बेटा? ओविस एरिस। भेड़ का नाम क्या है आपका? ओविस एरिस। ओविस एरिस भेड़ के लिए यूज करते हैं इसमें, ठीक है। पर इसमें एक नुकसान भी है यार। मेन तो ये भेड़ में प्रजनन की पहचान हेतु की जाती है। भेड़ में प्रजनन पहचान हेतु एक रंग का ठप्पा लेते हैं, उसकी पीठ पे रंग लगा देते हैं। भेड़ की पीठ पे क्या लगा देते हैं? रंग लगा देते हैं। पर इसका नुकसान ये है कि भेड़ में ऊन खराब हो जाती है। ऊन की जो गुणवत्ता है ना, वो खराब हो जाती है। ऊन खराब हो जाती है, ऊन खराब हो जाती है भेड़ की, ठीक है। रंग लगा देते हैं, प्रजनन हेतु यूज करते हैं। भेड़ और बकरी में भी कभी कभार इसको यूज कर लेते हैं। बकरी में भी इसको कभी कभार अपन यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टैगिंग की। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और भी इनको। अब बात करते हैं टैगिंग। टैगिंग का मतलब होता है छल्ला लगाना। तो छल्ला देखो, ये मेनली पशुओं में और उसमें दोनों में करते हैं, पर मेनली पक्षियों में करते हैं। किसमें करते हैं बेटा? पक्षियों में। एवियंस जो आपके हैं ना पक्षी, उनमें करते हैं। तो उनके क्या करते हैं? पैर में, गले में या पंख के पास क्या करते हैं? एक छल्ला लटका देते हैं, छल्ला पहचान के लिए। अगर पशुओं में करते हैं ना टैगिंग, तो उसको अपन बोलते हैं, कान में क्या लगवाते हैं? कुंडली लगवाते हैं ना। पशुओं में मुख्यतः क्या की जाती है? ईयर टैगिंग की जाती है। कानों में ईयर टैगिंग, ईयर टैगिंग की जाती है। लिख लो ये जल्दी से कि ईयर, हाँ पक्षियों में करते हैं बेटा छल्ला लगाना, जिसको अपन कहते हैं छल्ला लगाना या टैग लगाना या टैगिंग करना। उस पे ना आपने देखा होगा, मैंने कल परसों की क्लास में बताया था कि कबूतरों का कैसे वो करते हैं। कबूतरों को लड़ाई करवाते हैं, कबूतरों की रेस करवाते हैं, खुद खुद के कबूतर पालते हैं, उल्लू पालते हैं, ठीक है। तो उनके पैरों में पहचान के लिए कुछ ना कुछ बांध देते। जरूरी नहीं छल्ला ही बांधे, कोई लाल रंग का रिबन लगा दिया, पीले रंग का गले में डाल दिया, उसको क्या बोलेंगे? टैगिंग बोलेंगे अपन। वो टैग हो गया उसके लिए। अगर एनिमल्स में अपन टैगिंग की बात करें ना, बिग साइज एनिमल्स में बेटा, तो बिग साइज एनिमल्स में टैगिंग के लिए अपन क्या करते हैं? कान में कुंडली लगा देते हैं, प्लास्टिक का छल्ला। हाँ, कान में क्या करते हैं अपन? कुंडली लगा देते हैं। कान में क्या करते हैं? कुंडली। इसको क्या बोलते हैं? ईयर टैगिंग बोलते हैं, ठीक है। ईयर टैगिंग, पशुओं में ईयर टैगिंग कर दी जाती है। और पक्षियों में की जाती है मेनली जो क्या करते हैं? प्लास्टिक के हल्के व एल्यूमिनियम के ये छल्ले बांध दिए जाते हैं। दो टॉपिक कंप्लीट बेटा। अरे विवेक, दो टॉपिक कंप्लीट, तीसरा टॉपिक शुरू करूं? तीसरा टॉपिक शुरू करूं मैं? फिर जीके की क्लास है आपकी। क्लासें प्रॉपर हो रही है, कोई भी नहीं दे रहा। 5-5 घंटे क्लासें हम दे रहे हैं। और टेंशन मतलब बहुत जल्दी सिलेबस भी हो जाएगा। दो टॉपिक कवर हो गए, तीसरा टॉपिक कवर करते हैं। बेटा मैं आगे चलूं? हाँ, गौशाला में गायों को जो कान में येलो कलर की कुंडली पहनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? यार कुछ शब्द यूज होता है उसके लिए, अपन देसी भाषा में, मेरे को याद नहीं आ रहा। कुंडली बोलते हैं ना उसको, कुंडली बोलते हैं शायद। उस कुंडली पे नंबर लिखे होते हैं, उसकी पहचान करने के लिए होते हैं। और कभी उसको एक ऐप आता है, टैग रीडिंग ऐप आता है मेरे पास। तो कोई आपको आलतू फालतू गाय दिखे ना, तो उसकी टैगिंग करके उसको स्कैन करके देखना, उस पर एक बार कोड की तरह बना होता है, नंबर आते हैं, उन नंबर को लगा के देखना, उसमें उस गाय की डिटेल्स आएगी कि ये कितनी बार ब्यात हो चुका है, इसका क्या है, जितनी रजिस्टर्ड है उतनी आएगी डिटेल्स। या कई बार क्या होता है, इंश्योरेंस करते हैं ना, तो मालिक का नाम भी आ जाता है, तो उसमें पकड़ में आ जाता है। कोई गाय छोड़ देना, कुड़की 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 कुड़की, हाँ कोई गाय छोड़ देता ना, और इंश्योरेंस करवाया हो ना गाय का बीमा, तो आप क्या करना, उस गाय को धीरे से बुला लेना गुड़ खिलाने के लिए, और उसकी कुड़की की फोटो ले लेना, फिर उसको जूम करके उस पर चेक करना, नंबर नंबर उसको स्कैन करके उसके मालिक की पहचान करके कैश ठोक देना कि एक तो इंश्योरेंस ले रखा है, एक इस प्राणी को पाल रखा है, इसका फायदा उठा लिया, इसका दूध चूक लिया, और अब इसको पशुओं को भूखा पैसा छोड़ दिया, तो वो कुड़की उस काम की आती है, ठीक है। और जब पशु मर जाता है ना, तो उसकी कुड़की को काट के, मेरे पास फोटो भी पड़ी है, मैं दिखाऊं, हमारी एक गाय मर गई थी, तो हमने उसका वो भी लिया था, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस भी लिया था। और वो और पता है गाय मरी थी ना, तब क्या हुआ था पता है तुम्हारे को? हम जैसे उसको घीस के लेके गए ना डालने के लिए, उससे पहले वहां पे डॉक्टर आ गया था, है ना, क्योंकि उसका ज्यादा इंश्योरेंस था, 90,000 का इंश्योरेंस था, तो डॉक्टर आ गया था वहां पे। फिर डॉक्टर के साथ ही पोस्टमार्टम करने वाला आया था, पोस्टमार्टम किया, और मैं दिखाता हूँ, मेरे पास फोटो भी पड़ी है। और फोटोज भी लेना जरूरी होता है, क्योंकि वो फाइल में लगती है तभी अपने को पैसे मिलते हैं। क्या फाइल में लगती है तभी अपने को पैसे मिलते हैं ना। मेरे पास फोटो पड़ी है की गाय की, उसकी कान कटे हुए कुड़की की, कहाँ गई कहाँ गई?
अभी दिखाता हूँ। तो अपने से अच्छे एनिमल कौन पढ़ाएगा यार, अपन प्रैक्टिकल सब चीजें देखी हुई है अपनी तो हर एक चीज देखी हुई है, अपन तो सब चीज किसानों के बेटे हैं, अपन तो हर चीज समझते हैं। कहाँ गई टैगिंग वाली फोटो, अब आएगी अब आएगी। एक तो मेरी गैलरी में फोटोज इतनी हो गई ना, आने वाली आने। दिखाता हूँ मैं तुम्हारे को। हाँ, अगर इंश्योरेंस करवाई हुई है तो उसकी डिटेल्स भी आ जाएगी ओनर की। अगर इंश्योरेंस नहीं करवाए हुआ देन सिर्फ गाय की डिटेल्स आएगी आपके पास। कहाँ गई, उसके साथ घर वालों की फोटो भी थी। एक तो जिस चीज को ढूंढते हैं ना वो उस टाइम मिलती नहीं है। चलो मैं उसको अगली क्लास में दिखाऊंगा, स्लाइड में ही लगा दूंगा। उसका कान काट के हम लेके आए थे, थैली में डाल के 2 दिन तक उसके कान को रखा था, फिर पापा उसको लेके गए। फिर जो डॉक्टर पोस्टमार्टम किया था साथ आया था, उसने रिपोर्ट बनाई थी, तब जाके उसके पैसे पास हुए थे। तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं यार, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। एक सेकेंड, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो है ना सबसे महत्वपूर्ण, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। पशुओं का आमाशय आधार पर वर्गीकरण। अब यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी, कास्टिंग। कास्टिंग पशु को गिराना, और पशु को गिराने के क्या क्या उद्देश्य थे वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो भी मैंने आपको बताया था ना। दाईं तरफ गिराते हैं, बाईं तरफ क्यों नहीं गिराते हैं वो बात आ जाएगी निकल के। पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण मुख्यतः 3 भागों में उनको बांटा गया है बेटा। पशुओं को आमाशय के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, अभी आपका भी नाम आएगा इसमें, ठीक है। सबसे जो पहला है अपना, वो कौन से होते हैं, रोमन्थी। कौन से होते हैं बेटा, रोमन्थी होते हैं। कौन से होते हैं, रोमन्थी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जुगाली करने वाले या रूमिनेट। रूमिनेट, रोमन्थी या रूमिनेट। अब बात करते हैं दूसरों की। तो जो दूसरे होते हैं वो होते हैं एरोमन्थी। कौन से होते हैं, एरोमन्थी या नॉन रूमिनेट। एरोमन्थी, ए नॉन रूमिनेट बोलेंगे। अरे यार, रोमन्थी, एरोमन्थी, नॉन रूमिनेट। और तीसरे सबको पता है कौन से होते हैं, शूडो रूमिनेट। कौन से होते हैं बेटा, शूडो रूमिनेट या आभासी रोमन्थी। आभासी रोमन्थी, इनको अलग कलर में लिख देते हैं। आज ये टॉपिक खत्म करेंगे और बड़ा मजा आएगा इसमें। आभासी रोमन्थी, आभासी, आभासी का मतलब होता है शूडो स्टेम। आभासी मतलब सिर्फ अपने को पता ही चलता है, तो आभासी तना किसमें पाया जाता है, केले में। आभासी, ठीक है, आभासी रोमन्थी। या मैं कह सकता हूँ क्या, शूडो रूमिनेट। क्या कह सकता हूँ बेटा इनको, शूडो रूमिनेट। क्या कह सकता हूँ इनको, शूडो रूमिनेट। क्या कह सकता हूँ इनको, शूडो रूमिनेट, शूडो रूमिनेट। क्लियर। 3 प्रकार के हो गए आमाशय के आधार पे। आमाशय के आधार पे छोड़ो, ठीक है। आमाशय के आधार पे 3 प्रकार के हो गए। जो पहला है अपना, उसको अपन बोलते हैं रूमिनेट या जुगाली करने वाले पशु। रूमिनेट या जुगाली करने वाले, रूमिनेट या रोमन्थी, रूमिनेट या जुगाली करने वाले पशु। जुगाली करने वाले पशु, जुगाली करने वाले पशु, ठीक है। जुगाली करने वालों का मतलब समझ रहे हो, जो चारा एक साथ खा लेते हैं, बाद में ऐसे चापते रहते हैं। आपका कोई भी दोस्त है ना जो जुगाली करता है, तानसेन, दिलबाग, खैनी, तंबाकू, मिराज, दिलबाग, कुछ भी जो भी क्या क्या आते हैं, आरटी, जो भी खाता है और सारा दिन ऐसे करता रहता है ना,
वो किस में आता है? जुगाली करने वाले में आता है। वो किस में आता है भाई? तो अपने जो जुगाली करने वाले दोस्त हो उनको बता देना कि तुम क्या करते हो, ठीक है। कौन कौन करता है भाई जुगाली, मेरे को बता दो एक बार जल्दी जल्दी से, है ना, क्लास का टाइम हो गया, सर का बार बार फोन आना है, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी से बता दो। गाय, भैंस और भेड़, बकरी, ठीक है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, नीलगाय, हिरण और नीलगाय, और जिराफ। ये सब क्या करते हैं? जुगाली करते हैं। ये सब क्या करते हैं? गैर जुगाली करने वाले पशु कौन सा है? अभी बता देते हैं बेटा। जुगाली करने वाला कौन से हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण। देख लो, गाय, भैंस, भेड़, मैंने उदाहरण जो बताया ना, इसके अलावा उदाहरण नहीं है कोई भी, इनके अलावा कोई भी उदाहरण नहीं है, ठीक है। इनके अलावा कोई भी, हाँ, बिना जुगाली करने वाले ने कुछ क्या कहेंगे? नॉन रूमिनेट। घोड़ा आ गया, हाथी आ गया, वो क्या है? खरगोश आ गया, ये क्या है? नॉन रूमिनेट में आ जाएंगे बेटा, है ना। पहले मैं क्या कह रहा हूं, इनको उदाहरण रट लो, क्योंकि ये 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 उदाहरण याद कर लिए ना, फिर जो बच रहे हैं वो सीधे से अपने समझ में आएगा, सीधे से अपने समझ में आएगा। इसलिए ज्यादा लफड़ों में फंसने से अच्छा एक चीज को याद कर दो, पूरी बच गए जो उसमें आ जाएंगे। मैंने पहले बताया पशुओं के आमाशय जो होता है उसके आधार पे पशु 3 प्रकार के होते हैं बेटा। कौन कौन से? रूमिनेट, नॉन रूमिनेट और स्यूडो रूमिनेट। हिंदी में बात करूँ तो रोमंथी, अरोमंथी और आभासी रोमंथी, ठीक है। रोमंथी का मतलब होता है जो जुगाली करते हैं, नॉन रूमिनेट मतलब जुगाली नहीं करेंगे। क्या? जुगाली नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, अभी बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट्स में समझाऊंगा आपको। ये क्या करेंगे? जुगाली नहीं करते हैं, जुगाली नहीं करते हैं। और जो तीसरे होते हैं वो बीच के होते हैं, स्यूडो रोमिनेट। अपने को ऐसा लगता है जुगाली कर रहा है, पर वो क्या करेंगे? जुगाली नहीं कर रहे होते, एक्चुअल में वो जुगाली नहीं कर रहे होते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं अपन? स्यूडो रूमिनेट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? स्यूडो रूमिनेट बोलते हैं, ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ, मनुष्य और बंदर किस में आता है? मनुष्य और बंदर किस में आता है? मनुष्य, हाँ भाई चेतन, मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, टॉपिक क्लियर करेंगे अपन। मनुष्य किस में आता है? मनुष्य किस में आता है? नॉन रूमिनेट में। बंदर और मनुष्य जुगाली नहीं करते हैं, नॉन रूमिनेट में आते हैं। पर ऐसे दोस्त जो दिलबाग तानसेन खाते हैं सारा दिन, ऐसे जुगाली करते हैं, वो किस में आते हैं? रूमिनेट में आते हैं बेटा। वो किस में आते हैं? आपके रूमिनेट में आते हैं, ठीक है। ये तो मेन मेन अपनी चीज हो गई। आपको ऊंट ने देखा है? बार बार अनिल कह रहा है, चेतन कह रहा है ऊंट 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 का समझा देता हूँ। आपको ऊंट ने देखा है? ऊंट, ऊंट चारा खा लेता है, फिर वो कभी कभी ऐसे करता रहता है, मुंह में झागू सफेद सफेद देखा होगा। अपने को लगता है वो जुगाली कर रहा है, ठीक है, कर रहा होता है, पर वो रियल जुगाली नहीं होती। उसको क्या बोलते हैं? शूडो रूमिनेट या आभासी। क्या बोलते हैं? आभासी रोमेंथी बोलते हैं। एरोमेंथी, नॉन रूमिनेट या एरोमंथी। लिख दिया ना बेटा मैंने, एरोमंथी, आरोमंथी, एक ही बात है यार। इतना हिंदी में क्या ध्यान देना, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको समझना। अब जो मेन चीज है ना, ये तो अपनी क्लियर हो गई, ठीक है। अब मेन चीज देखना, यहाँ पे बनाता हूँ मैं अलग से एक सारणी बना देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। ये जो रूमिनेट पशु हैं बेटा, इनका जो आमाशय होता है ना, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, आमाशय जो होता है वो क्या होता है? मेनली 4 भागों में विभक्त होता है, 4 भागों में विभक्त होता है। और क्वेश्चन जो आता है ना वो यहीं से आता है, और मैं अभी इसी क्लास में आपका क्लियर कर दूंगा कि जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है। पहला जो भाग होता है वो होता है रूमेन। पहला जो भाग होता है मेरे बिट्टू, वो क्या होता है? यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। इस टॉपिक को इसी स्लाइड में पूरा करेंगे अपन। जो पहला जो भाग होता है वो कौन सा होता है? रूमेन। रूमेन क्या होता है बेटा? रूमेन होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये लिख लेना, जो रूमेन होता है ना वो कहाँ होता है? बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ होता है। इसीलिए जब पशु को गिराते हैं, कास्टिंग करते हैं, तब अपन क्या करते हैं? पशु को किस तरफ गिराते हैं? दाईं तरफ। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कास्टिंग मतलब पशु को गिराना, और जब गिराते हैं तो क्या करते हैं अपन? दाईं तरफ गिराते हैं। कॉन्सेप्ट समझना, दाईं तरफ गिराते हैं। समझ में आया? अरे बेटू समझ में आया क्या?
अनिल समझ में आया क्या आपको कि जो सबसे रोमंथी पशु हैं उनका आमाशय जो है वो 4 भागों में बटा हुआ होता है। रुमेन पहला भाग है उसका जो कि बाईं तरफ होता है, और ये क्या होता है सबसे बड़ा भाग होता है बेटा। क्या होता है रुमेन जो होता है वो क्या होता है सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। कितना लगभग 80% भाग को ये क्या करता है कवर करता है बेटा। क्या करता है लगभग 80% भाग को ये कवर करके रखता है। क्या करता है लगभग 80% भाग को ये कवर करके रखता है। अनिल कमेंट कर रहा है अभी भी लगभग 80। एक मिनट। ठीक है 4 भाग होते हैं। सबसे पहला ही भाग मैंने बताया रुमेन। रुमेन सबसे बड़ा भाग है, 80% भाग कवर करता है, बाईं तरफ होता है, और इसी कारण से ये क्या करता है पशु को दाईं तरफ गिराते हैं। पशु को क्या करते हैं दाईं तरफ गिराते हैं। और ये सबसे बड़ा भाग है तो ये क्या करेगा सबसे बड़ा भाग है तो ये क्या करता है बेटा चारा संरक्षण या जो भोजन है ना भोजन का स्टोरेज करता है, भोजन का संग्रहण करता है। भोजन का क्या करता है ये संग्रहण करता है बेटा। क्लियर कि भोजन का संग्रहण कहाँ पे होता है रुमेन में होता है, इसीलिए तो उसको अगर बाईं तरफ गिराएंगे उसी साइड भोजन है तो दिक्कत हो जाएगी अपने। ठीक है आगे इसकी अगर मैं बात करूं रुमेन की तो इसका जो पीएच होता है वो कितना होता है अनिल बताएगा। इसका जो पीएच होता है पीएच वो होता है 5.8 से 6.8। 5.8 से 6.8 तक इसमें पीएच होता है बेटा। रुमेन की यही चीजें अपने को समझ में आई है कि जो रूमिनेट पशु होते हैं जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनके शरीर में जो पेट होता है उसके 4 भाग होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा भाग जो होता है वो होता है रुमेन जो कि बाईं तरफ होता है, 80% भाग कवर करता है, भोजन का संग्रहण करता है, और उसका जो पीएच मान होता है वो 5.8 से 6.8 उसका पीएच मान रहता है। ठीक है दूसरा है रेटिकुलम। अब ये बहुत दमदार चीज मैं आपको बता रहा हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, देखना इसको। रेटिकुलम, रेटिकुलम, ये जो रेटिकुलम होता है रेटर, आपने देखा होगा ट्रैक्टर के रेटर आता है रेटर। रेटर का नाम सुना है रेटर, जो ऐसे जाली जाली आगे आती है ना इंजन के पास उसको ठंडा रखने के लिए। हाँ मैंने लिख दिया ना 5.8 से 6.8 इसका पीएच होता है। मैं बात कर रहा हूँ रेटर। ठीक है रेटिकुलम, रेटिकुलम जो ये रेटिकुलम होता है ना वो क्या होता है हनीकॉम्ब संरचना होती है। क्या होती है मधुमक्खी के छत्ते के समान। अभी मैं समझाऊंगा। मधुमक्खी के छत्ते के समान, छत्ते के समान या जाली के समान संरचना होती है, संरचना होती है। पहली चीज तो ये हो गई। आपने ट्रैक्टर का रेटर देखा ना अपन पानी डालते हैं, हनीकॉम्ब मधुमक्खी के मतलब हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है रेटिकुलम। और क्या होता है रोमंथी पशु के पेट का दूसरा भाग होता है। क्या होता है दूसरा भाग होता है, पहला रुमेन होता है। रुमेन सबसे बड़ा होता है इसलिए ये क्या होता है बेटा सबसे छोटा होता है। ये क्या होता है सबसे छोटा भाग है, सबसे छोटा भाग है किसका आमाशय का। कितना परसेंट लगभग 5% भाग ये क्या करता है कवर करता है। 5% तक ये सिर्फ कवर कर पाता है। हाँ हनीकॉम्ब अनिल कह रहा है हनीकॉम्ब लाइक संरचना होती है। शाबाश अनिल, ये लगभग 5% भाग कोई कवर करता है। और ये क्या करता है कोई नुकीली चीज, कोई ऐसी अननेसेसरी चीज जो पेट में जा रही है उससे अपनी रक्षा करता है। कोई नुकीली चीज हो गई, कोई कांटा हो गया, कोई पत्थर का टुकड़ा हो गया, तो उससे क्या करता है पशु के चारे में कोई ऐसी चीज जा रही है उसको रोक लेता है। हनीकॉम्ब मधुमक्खी की जाली के समान, या जो आजकल अपने कूलर में नई जालियां आने लग गई ना ऐसे बनी हुई स्ट्रक्चर, उस टाइप का ये कुछ होता है। और ये अपनी उससे क्या करता है सुरक्षा करता है, सबसे छोटा भाग होता है। और कभी कभी क्या करता है ये अतिरिक्त भोजन का, अतिरिक्त भोजन संग्रहण का भी काम करता है। अतिरिक्त भोजन संग्रहण कब, कभी कभी मैनी टाइम, कभी कभी, कभी कभी जो आपका रेटिकुलम है वो ये काम भी कर लेता है। तो 2 चीज के लिए हो गई, रुमेन भाई साहब सबसे बड़े थे, रेटिकुलम भाई साहब क्या है सबसे छोटे भाई साहब है रेटिकुलम। ठीक है 5% भाग ही ले रहा है केवल। ये कितना ले रहा था 80% ले रहा था, ये केवल 5% ही ले पाता है। कौन सा रेटिकुलम। आगे बात करते हैं अपन ओमेजम। अलग कलर में लिख दूं क्या, वाइट लिख देता हूं। ओमेजम,
और चौथा है एबोमेजम, एबोमेजम। और ये लो, ये यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाएगा और बड़ा मजा आएगा इस टॉपिक में, आप देखना बहुत ही बड़ा मजा आएगा इसमें। मैं थोड़ा सा इनको छोटा कर देता हूँ। अभी सही है, अभी बिल्कुल सटीक से अपन पढ़ेंगे। दो भाग और बच गए। मैंने यही बताया कि पशु आमाशय के आधार पे 3 प्रकार के हैं, रूमिनेट, नॉन रूमिनेट, सूडो रूमिनेट। रूमिनेट हैं, उनके आमाशय के 4 भाग होते हैं। रूमेन जो कि सबसे पहला भाग है, सबसे बड़ा भाग है, बाई तरफ पाया जाता है, 80% कवर करता है, सबसे बड़ा भाग है, 5.8 से 6.8 इसका पीएच होता है, भोजन का संग्रहण करता है। रेटिकुलम दूसरे नंबर का है, सबसे छोटा है, हनीकॉम्ब संरचना है, अतिरिक्त भोजन को कभी कभी संग्रहण कर लेता है और क्या करता है, भोजन में कोई नुकीली चीज या फिर कोई कांटा, उससे क्या करता है, सुरक्षा करता है, पशु की उनसे सुरक्षा करता है बेटा। हाँ सही चल रहा है, बिल्कुल उनसे सुरक्षा करता है। बात करते हैं तीसरा, ओमेजम जो आपका है बेटा, वो क्या करता है, अतिरिक्त जो आपका पानी होता है, ओमेजम जो होता है वो क्या करता है आपके पानी के लिए, या अपन कह सकते हैं जो पानी का जो काम करता है, वाटर का, वो कौन करता है, वाटर को रोकना, लेना देना, ओमेजम। और लगभग 7 से 8% भाग क्या करता है, ये कवर करता है, भाग कवर करता है। और जो सबसे छोटा था अपना, वो कितना भाग कवर करता है, 5%। मनोज गुलशन का कॉल आ रहा, बात हुई क्या? ठीक है, ठीक है। तो अतिरिक्त पानी जो होता है, ये जो वाटर का काम है बेटा, वो कौन करता है अपना, ओमेजम करता है। कौन करता है, ओमेजम करता है, अवशोषित कर लेता है, 7 से 8% भाग बनाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है एबोमेजम। सबसे जो महत्वपूर्ण जो है वो है एबोमेजम। एबोमेजम को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं ट्रू स्टोमच, सत्य आमाशय इसको ही बोलते हैं, सत्य आमाशय। सत्य आमाशय जो है ना, सही में जो पाचन, आमाशय में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, आमाशय में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। और अगर मैं बात करूं सही में अगर आमाशय कौन है, तो वो कौन है, अपना लास्ट वाला जो है एबोमेजम, जिसे चतुर्थ आमाशय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चतुर्थ आमाशय भी इसको बोलते हैं बेटा, चतुर्थ आमाशय या फिर ट्रू आमाशय या सत्य आमाशय होता है। सत्य आमाशय, आमाशय का मुख्य काम होता है पाचन का, मुख्य काम होता है पाचन का। तो ये सब तो कोई इकट्ठा कर रहा है, कोई पानी को सोख रहा है, कोई सुरक्षा कर रहा है, पर जो पाचन संबंधी जो रस होते हैं, पाचन संबंधी जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जो रस होते हैं, वो कौन निर्मित करता है, आपका एबोमेजम। एबोमेजम। ओमेजम क्या करता है, ओमेजम क्या करता है, पानी को ऑब्जर्व करता है, ओमेजम ऑब्जर्व, ओमेजम ऑब्जर्व। और एबोमेजम जो होता है वो क्या करता है, सत्य आमाशय या चतुर्थ आमाशय कहलाता है, और क्या करता है, पाचन संबंधी जितने भी रस हैं उनको ये करता है। और लगभग कितना, वही 7 से 8% भाग ये क्या करता है बेटा, कवर करता है, आपका भाग कवर करता है, आपका 7 से 8% भाग तक ये कवर करता है। अनिल क्या कह रहे हैं, अच्छा नए कमेंट्स यहाँ से शो होंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई अपनी। अब बात करते हैं सूडो रूमिनेट, ठीक है, सूडो रूमिनेट की। अच्छा इनके उदाहरण भी बताने हैं, इसके तो मैंने लिख दिए, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, नीलगाय, जिराफ। अभी मैं बात करता हूं सूडो रूमिनेट की, अगर थोड़ी सी, ये लो। तो सूडो रूमिनेट जो भी पशु होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं आभासी जुगाली करने वाले, उनमें मुख्य उदाहरण आपका ऊंट, लांबा ये आते हैं, ठीक है, ऊंट अपना आता है। तो इनमें क्या होता है, आमाशय के इधर रोमंथी वाले में 4 भाग थे, इधर मैं लिखूंगा आमाशय के मुख्यतः 3 भाग ही होते हैं। आमाशय मुख्यतया 3 भाग ही होते हैं। अब आप कहोगे ये क्या भाई साहब, एक भाग अनुपस्थित रहता है, एक क्या रहता है यहाँ पे, एब्सेंट रहता है, एक भाग क्या रहता है यहाँ पे, अनुपस्थित रहता है। और कौन सा अनुपस्थित रहता है, आप बता दोगे मेरे को खुद ही, कौन सा ऊंट में कौन सा भाग रहेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अनिल, कि जो ऊंट है उसमें कौन सा रहेगा। ऊंट में आपने देखा, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, बिल्कुल कम पानी पीता है, बहुत टाइम तक पानी संरक्षित रहता है। तो जो पानी को ऑब्जर्व कौन कर रहा था, ओमेजम ऑब्जर्व, ओमेजम ऑब्जर्व, ओमेजम ऑब्जर्व। तो यहाँ पे एक भाग अनुपस्थित होता है, कौन सा, ओमेजम। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, मैं सारी चीज बताऊंगा आपको, कंप्लीट चीजें अपन डिस्कस करेंगे। जो ओमेजम होता है वो यहाँ पे अनुपस्थित रहता है बेटा,
ठीक है। शूडो रूमिनेट होते हैं मतलब आभासी जुगाली करते हैं। ऊंट को देखा होगा आपने, जुगाली करता है, वो जुगाली करता है, पर वो रूमिनेट में नहीं आता, वो किस में आता है? शूडो रूमिनेट में। आभासी मतलब झूठी जुगाली अपन कह सकते हैं इसको, झूठी जुगाली करता है। इनका आमाशय मुख्यतः 3 भागों में रहता है, तीनों के तीनों यही रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे? जो प्रेजेंट है वो एक बार जल्दी से अपन क्लियर कर लेते हैं। ये जो ये है, ये तो क्या है, वो एब्सेंट हो गया। बाकी ये एक, तो बचे 3। कौन कौन से? 1 2 3। पहला हो गया अपना रूमेन, दूसरा हो गया अपना रेटिकुलम, और तीसरा हो गया बेटा अपना डायरेक्ट एबोमेजम। एबोमेजम जिसको अपन क्या कहते हैं? ट्रू आमाशय, सत्य पेट, सत्य आमाशय भी कहते हैं। आमाशय, सत्य आमाशय किसको कहते हैं अपन? एबोमेजम को कहते हैं। एबोमेजम ये तीनों ऊंट में और लामा में पाए जाते हैं। ओमेजम जो है वो ऊंट में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ऊंट और लामा इसके मुख्य उदाहरण हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ नॉन रूमिनेट की, तो घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर। घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली और सुअर जो है वो किस में आते हैं? नॉन रूमिनेट में आते हैं। जो जुगाली नहीं करते हैं उसमें कौन कौन से आएंगे? घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, मंकी, ह्यूमन, मनुष्य, मनुष्य, ये सारे इसमें आ जाते हैं। समझ गए? तो ये टॉपिक अपना क्लियर होता है। आज अपन ने 3 टॉपिक देखे हैं, पशु चयन की विधियां, पशु चिन्हित की विधियां और आमाशय के आधार पे वर्गीकरण। आमाशय के आधार पे वर्गीकरण को मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं आपको, फिर क्लास को एंड करते हैं क्योंकि क्लास हो गई अपनी बहुत बड़ी। ठीक है, पर अपन ने 3 टॉपिक कवर कर लिए इतनी देर में। ठीक है, अब देखो आमाशय के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, रूमिनेट, नॉन रूमिनेट, शूडो रूमिनेट। रूमिनेट जो होते हैं उनके 4 प्रकार का आमाशय में भाग पाए जाते हैं। रूमेन जो कि पहला भाग है, सबसे बड़ा है, बाईं तरफ पाया जाता है, इसलिए दाईं तरफ पशु को गिराते हैं। 5.8 से 6.8 pH होता है। रूमेन सबसे बड़ा है, मतलब स्टोरेज का काम करता है, 80% भाग कवर करता है। उसके बाद आता है सेकंड रेटिकुलम। रेटिकुलम क्या होता है? सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान, या ट्रैक्टर में जो रेटर आता है ना, रेटर आगे जाली, उस तरीके का रहता है, कोई नुकीली चीज है उनसे उनकी सुरक्षा करता है। तीसरे नंबर पे सबसे छोटा होता है, लगभग 5% भाग। तीसरे नंबर पर था ओमेजम। ओमेजम मतलब एक्स्ट्रा वाटर को ऑब्जर्व करता है, 7 से 8% भाग बनाता है। एबोमेजम होता है 7 से 8% भाग बनाता है और क्या करता है? ट्रू स्टोमच जिसको कहते हैं C4, चतुर्थ आमाशय कहलाता है। आमाशय रसों का जो पाचन रस है उनका निर्माण करता है। फिर आते हैं नॉन रूमिनेट जो कि जुगाली करते ही नहीं है, जैसे कि घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मनुष्य। फिर आता है शूडो रूमिनेट में 2 ही उदाहरण आते हैं मेनली जो अपने सिलेबस में, ऊंट और लामा। शूडो रूमिनेट वो होते हैं आभासी वाले, उनमें क्या होता है? सेम ये का ये प्रोसेस होता है, बस एक चीज अनुपस्थित होती है, वो होते हैं ओमेजम। वो ऐसे याद रखना कि ऊंट को प्यास कम लगती है, ऊंट रेगिस्तान में रहता है, वहां पानी नहीं है, तो पानी का काम कौन कर रहा था? यहाँ पे ओमेजम कर रहा था। ओमेजम क्या कर रहा था? एक्स्ट्रा वाटर को ऑब्जर्व कर रहा था। यहाँ पे ओमेजम पाया नहीं जाता। और C4 या चतुर्थ आमाशय किसको बोलते हैं बेटा? सत्य आमाशय, एबोमेजम को बोलते हैं, जो कि पाचन रस आपके देता है। तो थैंक यू सो मच यार, अपनी क्लास एंड होती है, एक बार तुम लोगों के कमेंट देख लेता हूं मैं। धन्यवाद अनिल, मजा आया कि नहीं आया भाई? 1.5 घंटे 1 घंटे 30 मिनट की क्लास हुई है, इतने प्यार प्रेम से, ना कोई भागा दौड़ी, ना कोई एक्स्ट्रा चीज, ना कोई स्लाइड। कल एक बच्चा कह रहा था अपन को, मैंने गाय का चित्र के लिए फोटो लगा दी, बोले सर स्लाइड लगा रहे हो। अपन स्लाइडें नहीं लगाते, PPT रीडर नहीं है अपन क्या जेन्युइन चीजें पढ़ाते हैं। ये सब चीजें अपने जीवन में है ऑलरेडी, देखी है अपन ने, किसानों के बेटे हैं अपन। ठीक है, और हिंदी जीके प्रॉपर क्लासें हो रही है, 5-5 घंटे क्लासें दे रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या जान लोगे? क्या सुपरवाइजर बनेंगे अपन, जीतेंगे, मैं कह रहा हूँ ना। तो एप्लीकेशन पे और भी कोई चीज़ें हो, क्लासें डाउनलोड आज शाम से होने लग जाएगी, मैं करवा दूंगा, मैंने बोल दिया था उनको। ठीक है, विवेक समझ में आ रहा है ना? किसी को रिग्रेट तो नहीं हो रहा ना कि फार्मर्स लव से क्यों परचेज किया? रिग्रेट नहीं होगा जिंदगी में कभी भी, क्योंकि इस भर्ती में नौकरी लगवा के मानूंगा मैं। तुम्हारे लिए बेच है, मेरे लिए सपना ही है। ठीक है, मजा आ गया ना? 3 टॉपिक क्लियर हो गया बेटा, 3 ही स्लाइड लिए हमने। देखो, पशुओं का आमाशय हो गया कंप्लीट, पशुओं को चिन्हित करने की विधियां हो गई, दागना, गोदना, ईयर नोचिंग, रंग लगाना, टैगिंग। उसके अलावा हमने पढ़ा क्या? चयन की विधियां, व्यक्तिगत चयन, वंशावली चयन, प्रदर्शन में गुणांक पत्र सबसे बेस्ट मेथड था, 10.5। फिर आनुवांशिक चयन या संतति परीक्षण, सांड चयन की विधि है, ये करके अपना पूरा कंप्लीट होता है। हाँ, अनिल कह रहा है हर बच्चे का अलग दिमाग होता है, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से पढ़ाए हम राज्य। नहीं अनिल, वैसे नहीं, बच्चे अपने ही हैं सारे, तुम बच्चे नहीं हो, तुम सब मेरे बराबर के हो, मेरे छोटे भाई बहन हो, और तुम मेरे लिए बहुत जरूरी हो। ठीक है, ठीक है, तो क्लास एंड करता हूँ, जीके की क्लास शुरू कर रहा हूँ भाई, 1-1.5 घंटे की होगी, विष्णु सर लेंगे, लोक देवता शायद हो गए आपके, नया टॉपिक स्टार्ट होएगा आज। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू, मिलते हैं कल वाली क्लास में। ठीक है, ओके ओके।